हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू पीटी नीट। जो चैप्टर हम लोग आज करेंगे उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है लिविंग वर्ल्ड का। ठीक है, बीच में थोड़ा गैप आया था। हम ट्राई करेंगे कि अभी वो गैप ना आने पाए, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से गैप आया हुआ था। और पूरा फोकस रहेगा कि फेब एंड होते होते आपका पूरा क्लास 11 एंड क्लास 12 का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और अगर आपने लिविंग वर्ड अभी तक नहीं किया है तो उसको जाकर के एक बार कर लीजिए। अराउंड 40-45 मिनट का वीडियो है, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी टीचर का वीडियो देखने से काम नहीं होने वाला है जब तक कि आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, आपको वन शॉट देखना है। ठीक है, अगर आप अभी भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी आप मेरा देख रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको वन शॉट देखना है। साथ साथ में मतलब जैसे जैसे हम हाईलाइट कराते चले, जैसे जैसे हम पढ़ते चले, कोई भी चीज होगा ना, पूरा मेरा फोकस रहेगा कि 1 या 2 बार रिवाइज कराने का क्लास में। ठीक है, आपको उतनी बार रिवाइज करना है। और जब एक बार लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद आपको खुद से एनसीईआरटी पढ़नी होगी। 10-15 मिनट या 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, खुद से एनसीईआरटी पढ़िए और उसी के बाद उस चैप्टर का क्वेश्चन लगा लो। इससे क्या होगा, अगर आप टाइम नहीं दोगे ना, जैसे मान लो आपने अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ठीक है, आपने क्लास लगाया, उसके बाद आपने 10-15 मिनट का गैप किया और वापस से आपने एनसीईआरटी रीड कर ली। इससे फायदा आपको ये होगा कि पहला फायदा ये होगा कि आप चीजों को भूलोगे नहीं और जल्दी से समझ जाओगे। अगर बीच में आपने ज्यादा लंबा गैप लिया या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ने बैठ जाओगे ना, वैसे भी आपको एनसीईआरटी उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ में आ रही है, तो एक गैप आ जाता है जिसकी वजह से ना आपका इंटरेस्ट बन पाएगा और ना ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तुरंत लेक्चर लगाए रहोगे, तुरंत आपको एनसीईआरटी समझ में आएगा। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जिस भी दिन कोई भी चैप्टर आप पढ़ो बायो का, आज के टाइम पे अगर आप वन शॉट लगा रहे हो कोई भी चैप्टर, तो पूरा ट्राई करो कि उस दिन आप वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो। यानी कि आप उसका एनसीईआरटी भी पढ़ लो, लेक्चर भी लगा लो, क्वेश्चन भी कर लो, पीवाईक्यू भी कर लो, मतलब इतनी चीजें हो जानी चाहिए। ठीक है, और ये चैप्टर हम लोग करेंगे अराउंड 1.5-2 घंटे में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप खुद से भी देखना, आपको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस तरीके से हम आपको बताते जाएं उस तरीके से ही पढ़िएगा, आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism. जैसे जैसे civilization आता गया, बहुत सारे ट्राई किए गए कि हाँ चीजों को क्लासीफाई किया जाए जिससे कि पढ़ाई इजी हो सके। क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड में कि जितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म है, बिना क्लासिफिकेशन के हर एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है अर्थ पे, तो हर एक ऑर्गेनिज्म को जाकर के उसके बारे में स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे जो कि इजी थे, सिंपल थे, उनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया गया। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया कि क्लासिफिकेशन कई बार ट्राई किया गया। इट वाज डन इंस्टेंटिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट born आउट ऑफ ए नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। जो पहली बार क्लासिफिकेशन किया गया वो साइंटिफिक नहीं था, वो सिर्फ एक क्राइटेरिया था। एक किस पे बेसिस था, वो इस पे बेसिस था कि जिस तरीके से ह्यूमन का यूज है, मतलब रोटी कपड़ा और मकान के बेसिस पे चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया। फिर बात आई कि एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट। एरिस्टोटल पहले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने साइंटिफिक टर्म यूज किया चीजों को क्लासिफाई करने के लिए। इस पूरे लाइन में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं था, सिर्फ इतना बताया गया कि जो पहले क्लासिफिकेशन किया गया उसमें क्या था, साइंटिफिक बेसिस नहीं था उनका। बट पहली बार जो साइंटिफिक टर्म यूज किया वो यूज करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था, साइंटिस्ट का नाम था आपके एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल था। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल वो पर्सन थे जिन्होंने पहली बार साइंटिफिक टर्म यूज किया चीजों को क्लासिफाई करने का। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए। किसमें, इनटू ट्रीज में, शर्ब्स में और हर्ब्स में। ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स मतलब बड़े बड़े वाले जो आप पेड़ पौधे देखते हो, फिर उससे छोटे और जो एकदम छोटे होते हैं। मतलब प्लांट को इन्होंने क्लासिफाई किया किसके बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। कि प्लांट को क्लासिफाई किया 3 में, उनके साइज के हिसाब से। एक जो सबसे बड़े थे, फिर एक जो उनसे छोटे थे और एक जो एकदम छोटे थे। फिर बात आया ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल। अब प्लांट को तो क्लासिफाई कर दिया, अब एनिमल को कैसे क्लासिफाई करेंगे, इन्होंने एनिमल को भी डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में। किसमें किसमें, एक वो जिनके पास रेड ब्लड था और एक वो जिनके पास रेड ब्लड नहीं था। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, देखो अभी तक आपको ना ये चीज इस तरीके से लिख लेना तो आपको इजी रहेगा। बेटा ये जो एनसीईआरटी में खाली स्पेस होता है ना साइड साइड में, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि जो भी चीजें आप यहाँ पे पढ़ो, अगर आपको देखो फ्लो चार्ट बनाना ना सबसे इजी तरीका होता है किसी भी चीज को पढ़ने का, सबसे आसान तरीका होता है। मैंने पर्सनली भी ट्राई किया हुआ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी चीज यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, जैसे मान लो ये पूरा एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखा
गया है, इस पूरे एक पैराग्राफ को यहाँ पे समेट दिया गया। इतना ज्यादा जो मैंने स्पेस लिया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपको क्लियर, आपको समझ में आए, अदरवाइज यही इतनी चीजें मैं इतनी चीज में भी लिख सकती थी, इतने स्पेस में भी। तो जो भी चीजें एनसीईआरटी में आपको लगे, जो बच्चों को लगता है ना कि एनसीईआरटी नहीं समझ में आती, जरा पेन उठाओ, पेन उठाओगे हर एक चीज समझ में आएगी। चीजों को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कोशिश किया करो ताकि वो आपको समझ में आए। तो देखो क्या था कि जो पुराना क्लासिफिकेशन था वो साइंटिफिक नहीं था, ठीक है। किसके ऊपर बेसिस था कि जिस तरीके से यूज है, यूज मतलब फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। जो पहली बार साइंटिफिक टर्म यूज किया वो यूज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था एरिस्टोटल। उन्होंने लिया मार्फोलॉजिकल बेसिस, किसको किसको डिवाइड किया, प्लांट एंड एनिमल को डिवाइड किया। प्लांट्स को डिवाइड किया ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स में, और एनिमल्स को डिवाइड किया, एक वो जिनके पास रेड ब्लड था, एक वो जिनके पास रेड ब्लड नहीं था। हम लोग एक भी बकवास नहीं करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हम लोग जल्दी से जल्दी चैप्टर कंप्लीट कर लें और साथ ही साथ एक दो बार रिवाइज करते हुए चले, जैसे कि पहला पैराग्राफ किया हम लोगों ने। नेक्स्ट अब बात आएगी, एक हम लोगों ने साइंटिस्ट का नाम पढ़ लिया, कौन, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन थे, जिन्होंने पहली बार साइंटिफिक टर्म यूज किया था क्लासिफिकेशन में। अब बात आई कि इन लीनियस टाइम में टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद द प्लांटी एंड एनिमलिया। इसके बाद दो किंगडम क्लासिफिकेशन आए। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, टू किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा, ठीक है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसी और ने दिया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसी और ने दिया, वो आपके सिलेबस में नहीं है। हैकेल एंड कोपलैंड ने दिया था, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बट प्लांटी एंड एनिमलिया हर एक किंगडम में आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब किसी में प्रोटिस्टा आ जाएगा, किसी में मोनेरा आ जाएगा, किसी में फंगस आ जाएगा। बट आप जितने भी क्लासिफिकेशन देखोगे, चाहे आपका टू किंगडम हो, चाहे आपका थ्री हो, चाहे फोर हो, चाहे फाइव किंगडम हो, प्लांटी एंड एनिमलिया आपके पांचों किंगडम में है। पांचों किंगडम में प्लांटी एंड एनिमलिया है। फर्दर आगे बढ़ोगे प्रोटिस्टा इंक्लूड हो जाएगा, फोर किंगडम में जाओगे मोनेरा इंक्लूड हो जाएगा, फाइव किंगडम में जाओगे तो फंगस इंक्लूड हो जाएगा। मतलब एक चीज है, प्लांटी और एनिमलिया आपके कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, साइंटिस्ट का नाम था लीनियस। लीनियस ने दिया टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को दो में डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल्स में। अब इनका बेसिस क्या था, इनका बेसिस ये था, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, जिनके पास सेल वॉल है उन सबको भाई प्लांट में रख दो, जिनके पास सेल वॉल नहीं है उन सबको एनिमल्स में रख दो। ये था इनका बेसिस। अब बताओ ये बात भी गलत है ना, लेकिन ये फर्दर आगे जाएंगे तो इसको भी, इनके भी क्लासिफिकेशन से डिसएग्री कर दिया गया था। वॉज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल द प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। मतलब सारे प्लांट्स को प्लांटी में रख दिया, सारे एनिमल्स को एनिमलिया में रख लिया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश। अब इन्होंने ये बताया कि कौन कौन सी चीजों को नहीं डिफरेंशिएट कर पाया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट क्यों बोला गया, अब प्लांट्स में ही भाई, प्लांट में ही, ठीक है। जब प्लांट की बात करोगे तो वहां पे इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी को रख दिया था, ठीक है, मोनेरेंस को रख दिया गया था। मतलब इन्होंने क्या किया है कि जो प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में हम लोग किसको देखते हैं, यूकैरियोट में हम लोग एनिमल्स को देखते हैं, और प्रोकैरियोट्स में हम लोग क्या देखते हैं, बैक्टीरिया को देखते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि इन्होंने बैक्टीरिया को यूकैरियोट्स के साथ रख दिया गया, जो कि गलत था। फिर बोला यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया गया। मतलब अगर आप प्रोटिस्टा को रख दोगे एनिमल में, ये बात भी तो नहीं ठीक है ना। प्रोटिस्टा तो आपका यूनिसेलुलर हो जाता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, बाकी सारे मल्टीसेलुलर है। तो वही बात इन्होंने बोला कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया। फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गा एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगस, इनको भी एक साथ रख दिया। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। आप देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, प्लांटी एंड एनिमलिया है, करेक्ट। बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस, मॉसेस, जिम्नो, नेक्स्ट पेज पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब एक बार बताओ, बैक्टीरिया आपका कैसा है, बैक्टीरिया आपका क्या होता है, बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया गया। अब आपका मॉसेस, जिम्नो, एंजियो, ये सारे आपके यूकैरियोट्स होते हैं। तो बैक्टीरिया को, प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया गया। इसके बाद बात की गई यूनिसेलुलर को, ठीक है। अमीबा आपका यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। इसके यूनिसेलुलर को आपका प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा को आपके एनिमल्स के साथ रख दिया गया। फिर बोला कि आपके फंगस कैसे होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, इनको प्लांट्स के साथ रख दिया गया। मतलब नॉन फोटोसिंथेटिक को फोटोसिंथेटिक के साथ रख दिया गया। अब इसके बाद आया कि classification of organism into plant animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organism did not fall into either category. क्लासिफिकेशन जब हो रहा था तो प्लांट और एनिमल की कैटेगरी को क्लासिफाई जब किया गया तो उसको पढ़ना बहुत इजी हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि ना तो प्लांट्स में आ रहे थे और जो कि ना तो एनिमल्स में आ रहे थे। इसलिए कुछ टाइम तक ये क्लासिफिकेशन चला, बट जैसे जैसे फर्दर स्टडीज की गई ये क्लासिफिकेशन आपका फेल हो गया। Hence the two kingdom classification used for time, ये वही लिख दिया गया। Beside gross morphology
ए नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जैसे जैसे बढ़ते गए, सब पढ़ते गए, चीजें चेंज होती गई, जैसे जैसे क्लासिफिकेशन आगे बढ़ता गया, लोगों को ये चीज समझ में आई कि सिर्फ ग्रॉस मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही कंसीडर करना सही नहीं होगा, हमें कुछ और कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करना होगा। लाइक सेल का स्ट्रक्चर क्या है, वॉल का नेचर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हैबिटेट कैसा है, किस तरीके का रिप्रोडक्शन कर रहा है, उनका उनके पूर्वजों के साथ कैसा रिलेशनशिप है। मतलब सिर्फ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही नहीं होने चाहिए, कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होने चाहिए जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जा सके। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस। धीरे 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 क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंज होता चला गया टाइम के साथ साथ। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, चाहे आपका 2 किंगडम हो, चाहे 3 किंगडम हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो, प्लांट एंड एनिमल सब में ही कांस्टेंट थे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप एंड ऑर्गेनिज्म वी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग। बाकी सारे किंगडम धीरे धीरे चेंज होते गए, कभी प्रोटिस्टा इंक्लूड हुआ, कभी मोनेरा इंक्लूड हुआ, कभी फंगस इंक्लूड हुआ, बट दो कौन से कांस्टेंट थे, एक आपका प्लांटी और दूसरा आपका एनिमलिया। The number and the nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time। मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग किंगडम को क्लासिफाई किया। इसके बाद ये चार्ट है, इसको घोट के पी जाइएगा बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, कुछ भी इसमें टफ नहीं लिखा गया है। देखो सिंपल सी चीज है, रुको भी इसको बताते हैं। इसके बाद 3 और 4 किंगडम की क्लासिफिकेशन की बात आपके बुक में नहीं किया गया है, आपको उसको पढ़ना भी ये नहीं है। अब आगे साइंटिस्ट R.H. विटेकर, ईयर था 1969, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रपोज किया एक किंगडम जिसका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या था, इन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम में कौन कौन से आए, 5 किंगडम में कौन कौन से आए, 5 किंगडम में आया आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ये था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद बात की गई कि ये किसके ऊपर बेस्ड था, ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड था, एक था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम, मतलब जो क्राइटेरिया R.H. विटेकर ने यूज किया वो क्या था, उन्होंने किसको किसको इंक्लूड किया, उन्होंने इंक्लूड किया सेल स्ट्रक्चर को, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, रिप्रोडक्शन को एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को। और बेटा यहां से सवाल बनेगा और इसको भूलना मत, क्या क्या उन्होंने इंक्लूड किया, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये इतना याद रख लीजिएगा, एक भी चीज भूलिएगा मत इसमें से, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हाँ इसमें से कौन कौन सा क्राइटेरिया था, 6-7 वो दे देंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा क्राइटेरिया नहीं था, R.H. विटेकर के क्लासिफिकेशन का बेसिस कौन सा नहीं था। इसलिए आपको ये सारे याद करना होगा कि किस कौन कौन सा इनका बेसिस था। एक था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके बेसिस पे R.H. विटेकर ने सबको क्लासिफाई किया, सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में, कौन कौन सा, प्लांटी, एनिमलिया कांस्टेंट था, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगस 3 एक्स्ट्रा आ गए थे। अब बात की गई इसके बाद, ये है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सारे आपके यूकैरियोटिक होते हैं, करेक्ट। उसके बाद सेल वॉल की अगर बात करोगे तो सेल वॉल देख लो, नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसैकेराइड होती है, अमीनो एसिड, प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है, फंगस में काइटिन की होती है, प्लांट में सेलुलोज की होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। एनिमल्स में नहीं होती, आप सबको पता है, प्लांट में होती है सेलुलोजिक होती है, ये भी आपको पता है, फंगस में काइटिन की होती है, ये भी आपको पता है, प्रोटिस्टा में कुछ में होती है, और मोनेरन्स में नॉन सेलुलोजिक होती है, प्रेजेंट होती है बट सेलुलोजिक नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स हैं तो उसमें एब्सेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होता है। जब हम लोग आगे सेल वाला चैप्टर करेंगे ना, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होता है। तो इसलिए क्या बोल दिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां पे नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। मोनेरन्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका एब्सेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरन का सेलुलर है, उसके बाद प्रोटिस्टा का भी सेलुलर है, फंगस का मल्टी सेलुलर है या फिर लूज टिश्यू का भी हो सकता है। प्लांट में धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म अपग्रेड भी करते गए खुद को, प्लांट में टिश्यू और ऑर्गन का है, अब एनिमल्स में टिश्यू का भी है, ऑर्गन का भी है, ऑर्गन सिस्टम का भी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल ये आ जाए कि सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कहां देखने को मिलती है, देन आंसर इज मोनेरा। मोनेरा में देखो ऑटोट्रॉपिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक भी है। अब ऑटोट्रॉपिक कैसा कैसा, ऑटोट्रॉपिक कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। हेट्रोट्रॉपिक सैप्रोफिटिक भी है और पैरासिटिक भी है। अब इसके बाद प्रोटिस्टा सिर्फ ऑटोट्रॉपिक होता है, कैसा, वो भी फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉपिक सिर्फ फोटोसिंथेटिक होगा, कीमोसिंथेटिक नहीं होता और आपका हेट्रोट्रॉपिक होगा। फंगस सिर्फ आपका हेट्रोट्रॉपिक होता है, फंगस आपका खाना खुद नहीं बनाते। प्लांट सिर्फ आपके ऑटोट्रॉपिक होते, कैसे ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। एनिमल्स कंप्लीटली आपके हेटेरोट्रॉपिक होते हैं।
एनिमल्स कंप्लीटली आपके हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए वो किसी और प्लांट पे डिपेंड करते हैं, किसी एनिमल पे डिपेंड करेंगे, मतलब वो अपना खाना खुद तो नहीं बना रहे हैं। करेक्ट। तो एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो कि जो मोनेरा था उसका न्यूट्रिशन कैसा था, मोनेरा का न्यूट्रिशन कैसा था। ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। ऑटोट्रॉपिक कैसा, दोनों टाइप का, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, सनलाइट की नीड है। कीमोसिंथेटिक नाम से क्या समझ में आ रहा है, कुछ तो केमिकल का इसमें होगा। फिर आया हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक कैसा कैसा, आपका सेप्टोफिटिक भी होगा और पैरासिटिक भी होगा। सेप्टोफिटिक मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले ले, पैरासिटिक मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म, किसी और प्लांट पे, किसी और एनिमल पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें निर्भर है। प्रोटिस्टा का कैसा है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कैसा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक प्लस हेटेरोट्रॉपिक। फंगस कंप्लीट हेटेरोट्रॉपिक, प्लांट कंप्लीट ऑटोट्रॉपिक बट ओनली फोटोसिंथेटिक, और एनिमल्स सिर्फ आपके हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं। अब बताओ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कैसे किसको किसको डिवाइड किया गया। एक आया आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी एंड एनिमलिया, ये थे आपके 5 किंगडम। इसके बाद आया 6 डोमेन सिस्टम। 6 डोमेन सिस्टम में इन्होंने क्या किया कि बेटा ये जो आपका मोनेरा था ना, मोनेरा, इसी को 2 अलग अलग में डिवाइड कर दिया गया। मोनेरा में एक आ गया आपका आर्की बैक्टीरिया, एक आ गया आपका यू बैक्टीरिया। तो मोनेरा को डिवाइड किया 2 डोमेन में, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, और बाकी सबको रखा अलग। प्रोटिस्टा भी एज इट इज, फंगस भी एज इट इज, प्लांटी भी एज इट इज, एनिमलिया भी एज इट इज। तो इन्होंने क्या लिखा गया, 6 डोमेन, सॉरी, हाँ 6 किंगडम मैंने बोला था आई थिंक, हाँ 3 डोमेन सिस्टम। अब 3 डोमेन सिस्टम में इन्होंने क्या किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपको नहीं समझ में आया आपको वापस बता दूं। मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड किया, एक था आपका आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और एक था आपका यू बैक्टीरिया। करेक्ट। ये आपका एक डोमेन है, ये आपका दूसरा डोमेन है, बाकी इन सबको रख दिया एक तीसरे डोमेन में, ठीक है, सारे यूकैरियोट्स को रख दिया तीसरे डोमेन में, और प्रोकैरियोट वाले को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया। तो टोटल हो गया अपने पास 6 किंगडम। तो यहां पे एक बार देख लो, 3 domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domain. 3 डोमेन सिस्टम जो प्रपोज हुआ उसमें क्या हुआ कि किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड किया गया, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन। बाकी जितने भी यूकैरियोट्स थे उन सबको एक डोमेन में रखा गया, बट जो प्रोकैरियोट मोनेरेंस थे उनको उनको 2 डोमेन में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपका आर्की बैक्टीरिया, सेकंड आपका यू बैक्टीरिया, बाकी जितने बचते हैं उन सबको सिंगल डोमेन में रखा गया। तो टोटल 3 डोमेन हो गए। इसके बाद डियर बाय ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका अल्टीमेटली 6 किंगडम हो गया, आर्की, यू, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी एंड एनिमलिया। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार मैं आपको वापस से बता दूं, मोनेरा है आपका इकलौता प्रोकैरियोट, बाकी ये सारे हैं आपके यूकैरियोट। तो जितने भी यूकैरियोट्स थे इनको रखा गया एक डोमेन में, एक डोमेन में रख दिया गया। मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड किया गया, एक आपका आर्की बैक्टीरिया, एक आपका यू बैक्टीरिया। तो 1, 2 और ये 3, टोटल 3 डोमेन है। अब इसको 2 में डिवाइड कर दिया गया, ऑलरेडी 4 पहले से ही था, तो टोटल 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। अब इसके बाद स्टार्ट होता है, यहां से देख लो थोड़ी सी कुछ जनरल बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि क्यों क्लासिफिकेशन फेल होता गया, क्यों आपका 2nd क्लासिफिकेशन नहीं चला, क्यों 3rd नहीं चला, क्यों 4 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं चला, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे लिखी गई हैं। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issue that consideration that influenced the classification system. Earlier classification system, देखो, earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm and the angiosperm under the plant. यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि प्लांटी में कौन कौन आ रहा है, प्लांटी में कौन कौन आ रहा है, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस, मॉसेस, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सारे ही प्लांट में आ गए, ठीक है, जो पहले का क्लासिफिकेशन था। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड ऑड हैड ए सेल वॉल इन दियर वॉल। मतलब देखो सिंपल सी चीज है, जो पहले का क्लासिफिकेशन था उसका बेसिस ये था कि जिसके पास सेल वॉल है उन सबको प्लांट में रख दो, जिनके पास सेल वॉल नहीं है उन सबको एनिमल्स में रख दो। सिंपल सी चीज समझ में आ गई, उनका एक ही क्लासिफिकेशन का बेसिस था और कोई भी नहीं था। इसके बाद आता है कि द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम, ये तो मैंने आपको बता दिया, दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली, इन्होंने क्या किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो ग्रुप्स जो कि एकदम एक दूसरे से डिफरेंट थे वो सब एक साथ आ गए। इट बॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक। देखो आपका बैक्टीरिया हो या आपका साइनोबैक्टीरिया हो, दोनों आप मोनेरेंस में पढ़ते हो, दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। तो बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट था इसको यूकैरियोट के साथ रख दिया गया। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आ गई, इतना समझ में आ गया। फिर इन्होंने क्या, इट ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन्होंने यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ में रख दिया। देखो किसको किसको
किया, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट को साथ में रख दिया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को साथ में रख दिया गया। इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया है। फिर द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंगस एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक को भी साथ में रख दिया गया, इसी वजह से दिक्कत आई। अब जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स थे, इनका जो सेल वॉल था वो था कैसा, वो था आपका सेलुलोजिक, सेलुलोज का बना था। जो हेटेरोट्रॉपिक फंगस थे, फंगस, उनका सेल वॉल किसका बना था, काइटिन का बना था। ठीक है, फिर भी इन सबको इन्होंने किस में उठा के रख दिया, प्लांटी में रख दिया। इसके बाद आया कि द फंगस वर प्लेस्ड व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसीडर्ड। जब सारे कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर किया गया तब फंगस को एक अलग किंगडम में रखा गया, किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। सारे जो भी, देखो यहाँ पे एक बात आई समझ में कि जितने भी फंगस को एक अलग किंगडम में रखा गया, किंगडम फंजाई, और जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन सबको एक अलग किंगडम में रखा गया, किंगडम मोनेरंस। और जितने भी यूकैरियोटिक थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक नहीं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, उनको रखा गया प्रोटिस्टा में, उनको रखा गया प्रोटिस्टा में। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन आ रही है तो देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, ठीक है, एंड एनिमलिया। ओके, देखो मोनेरा क्या था, ये इकलौता है आपका यूकैरियोट, बाकी सारे हैं आपके प्रोकैरियोट। सबसे बड़ा गलती हो गया, मोनेरा है आपका प्रोकैरियोट, बाकी सारे हैं आपके यूकैरियोट। ओके, इसके बाद देखो, ये यूकैरियोटिक तो है बट यूनिसेलुलर है, बाकी सारे मल्टीसेलुलर है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, देखो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, कहाँ पे लिखा गया है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जो यूकैरियोटिक भी थे बट यूनिसेलुलर थे, उनको कहाँ पे रखा गया, उनको प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज बॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, जो कि पहले एल्गी में रखे गए थे प्लांट के साथ, और जिन दोनों के पास सेल वॉल थी। इन्होंने ये बोला कि प्रोटिस्टा में कौन कौन आ गए, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, इन्होंने पता नहीं क्यों लिख दिया गया है, तो इसको रखा पैरामीशियम और अमीबा के साथ, जिनको पहले एनिमल किंगडम में रखा गया था, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। एक सिंपल सी चीज है ना, अगर आप इसको, इतनी चीज अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए ना तो आपको वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसलिए एक बार ऐसे चार्ट बना के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद लिखा है इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। इन्होंने क्या किया, पहले के क्लासिफिकेशन में सिंपल सी चीज थी, बहुत ही ज्यादा घिचपिच था, मतलब किसी को भी किसी के भी साथ रख दिया जा रहा था। बट जैसे जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज होता गया, हर एक ऑर्गेनिज्म को अपना एक अलग अलग ग्रुप मिलता चला गया, मतलब कैरेक्टर्स को बेसिक माना गया। ठीक है, कुछ ग्रास मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अलावा भी कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक को भी इंक्लूड किया गया, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन निकला, कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। करेक्ट, मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स थे, बाकी सब में यूकैरियोटिक थे। इसके बाद आया दिस किंगडम, this kind of changes will take place in future to depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship। यहाँ से आपका सवाल नहीं बनने वाला है। जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मार्फोलॉजिकल, जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया तो क्लासिफिकेशन जो था पहले सिर्फ मार्फोलॉजिकल बेसिस पे था, बट बाद में फिजियोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज को भी कंसीडर किया जाने लगा, और साथ ही साथ फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स को भी कंसीडर किया जाने लगा। इस चैप्टर में हम लोग सारे किंगडम को अलग अलग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। किस किंगडम को, विटिकर किंगडम को। तो पहला आता है आपका मोनेरा, पहला किंगडम आपका यहां से स्टार्ट होता है, किंगडम का नाम है मोनेरा। और मोनेरा में हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में, और बैक्टीरिया कैसा है, मोनेरा में कौन कौन आता है, मोनेरंस में आपके आते हैं प्रोकैरियोट्स। कौन आता है, प्रोकैरियोट्स। ओके, कौन आता है, प्रोकैरियोट्स। देखो, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, बैक्टीरिया आपके इकलौते मेंबर्स होते हैं किंगडम मोनेरा के। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हर जगह पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया आपके ऑलमोस्ट हर एक जगह पे आपको मिलेंगे। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, आप एक मुट्ठी मिट्टी उठाओगे ना तो उसमें भी आपको 100 से भी ज्यादा बैक्टीरिया मिल जाएंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट में आपको बैक्टीरिया दिख सकते हैं, जहां पे हम लोग लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते, वहां पे भी आपको बैक्टीरिया दिखेंगे। जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गया, डिजर्ट हो गया, स्नो हो गया, डीप ओशियन हो गया। ठीक है, यहाँ सब पे भी आपको बैक्टीरिया दिखेंगे। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जहां पे बहुत ही कम लाइफ फॉर्म सर्वाइव करते हैं, वहां पे भी आपको बैक्टीरिया दिख जाएंगे।
मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। अब इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा था देखो, मुनेरा में इन्होंने ये बोला कि मुनेरा में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म है। हम लोग एक मुट्ठी मिट्टी उठाएंगे तो उसमें आपको 100 से भी ज्यादा बैक्टीरिया मिल जाएंगे। करेक्ट। इसके बाद इन्होंने ये बोला कि जो बैक्टीरिया है एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकता है, जहां पे हम लोग लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते, आपका बैक्टीरिया वहां पे भी रहता है। और बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रह सकता है, ऑर्गेनिज्म के बाहर भी रह सकता है, मतलब एज अ पैरासाइट भी आपका बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। करेक्ट। इसके बाद आया बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है शेप्स के बेसिस पे। कौन कौन सी 4 कैटेगरी हैं? एक है आपका स्फेरिकल कोकस, एक है आपका रॉड शेप्ड बैसिलस, एक है आपका कॉमा शेप्ड विब्रियम, एक है आपका स्पाइरलम। देखो, एक है कोकाई, एक है बैसिली, कोकाई, कोकस, बैसिलस, स्पाइरलस और विब्रियो। ठीक है, स्पाइरलम और आपका विब्रियो। कोकाई में क्या है? ये होगा आपका स्फेरिकल, आपको स्फेरिकल दिख रहा है, ऐसे 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 ऐसे। बैसिलस में क्या है? रॉड शेप्ड है। बैसिलस कैसा है? रॉड शेप्ड है। स्पाइरलम कैसा है? स्पाइरल। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके का। और विब्रियो कॉमा शेप। ठीक है, कैसा है? कॉमा शेप। तो बैक्टीरिया को शेप्स के बेसिस पे 4 फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम और विब्रियो। यहां पे आपका सवाल आएगा, आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा कि जो विब्रियम है वो कॉमा शेप है। आपको सिंपल से मैच द फॉलोइंग, एक साइड में आपको ये सारे शेप का नाम दे दिया जाएगा, बाकी इधर आपको उनका शेप दे दिया जाएगा कि कोकाई कैसा होता है, आपको बताना होगा स्पेरिकल होता है। बैसिलस कैसा होता है? बैसिलस आपका रॉड शेप होता है। स्पाइरलम कैसा होता है? स्पाइरल होता है। और विब्रियो कैसा होता है? आपका कॉमा शेप होता है। तो बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप कितने टाइप के हो गए? टोटल 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कोकस, स्पाइरलम, बैसिलस और आपका विब्रियो। करेक्ट। इसके बाद आएगा कि थो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये लाइन आपको एनसीईआरटी में पूछी जा चुकी है आपके नीट के पेपर में। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अगर आपको कहीं पे देखने को मिलेगी तो वो होता है आपका बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। आपको ऑटोट्रॉपिक दिखता है, ऑटोट्रॉपिक में भी आपको फोटोसिंथेटिक दिखेगा, कीमोसिंथेटिक दिखेगा। हेटेरोट्रॉपिक में आपको भी अलग अलग सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो मोनेरेंस हैं, उसमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन अदर ऑर्गेनिज्म। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। कुछ बैक्टीरिया होते हैं कैसे हैं? ऑटोट्रॉपिक हैं। ऑटोट्रॉपिक का क्या मतलब है? कि अपना फूड वो खुद बनाते हैं। ठीक है, कैसे? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। अगर वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से बना रहे हैं तो मतलब वो है कीमोसिंथेटिक। ठीक है, अब वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक। जो सबसे ज्यादा आपके बैक्टीरिया होते हैं, सबसे ज्यादा आपके हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या है? दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। अगर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है तो मतलब पैरासाइट है। अगर ऑर्गेनिक मैटर फूड के लिए, मतलब फूड से अपना ऑर्गेनिक मैटर ले रहे हैं, तो उसको बोला जाता है सैप्रोफिटिक। ठीक है, तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसकी है? बैक्टीरिया की। अब अगर एक बार मुझे आप लोग रिवाइज करा दो, इतने पूरे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ा है। देखो, हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा कि जो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। करेक्ट, खत्म। बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकता है। कहाँ कहाँ पे रह सकता है? जैसे आपका हॉट डिजर्ट में रहेगा, कोल्ड माउंटेन में रहेगा, मतलब बहुत ही जहाँ पे हम लोग लाइफ सोच नहीं सकते, वहां पे भी आपका बैक्टीरिया दिखेगा। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वहां पे रह सकता है जहां पे हम लोग सोच नहीं सकते। ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिलेगा। एक मुट्ठी भर अगर आप मिट्टी लोगे तो उसमें आपको 100 ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिल जाएगा। इतनी सी पहला पैराग्राफ खत्म। सेकंड पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि शेप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 क्लासेस बनाई गई। कौन कौन सी? कोकस में बैक्टीरिया का कैसा शेप होगा? स्फेरिकल। फिर आया बैसिलस में रॉड शेप होगा, स्पाइरलम में स्पाइरल शेप होगा। फिर आएगा विब्रियो में कॉमा शेप होगा। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि जो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है वो पाई जाएगी आपकी बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रॉपिक भी होंगे। ऑटोट्रॉपिक कैसे कैसे? फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉपिक भी आपके बैक्टीरिया होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक कैसे कैसे? सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और आपके पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फिर ये बोला गया, एक लाइन थी, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है बट उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है उनके मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की के बेसिस पे। यहाँ पे इन्होंने ये बात की। अब हम लोग एक एक करके एक एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। 2 बैक्टीरिया का नाम मेंशन है आपकी बुक में। फर्स्ट इज आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया किसी भी जगह पे रह सकता है। और यू बैक्टीरिया का रिजिड सेल वॉल होता है, मतलब कठोर सेल वॉल होता है। अब आर्कीबैक्टीरिया में ये लिखा गया बेटा
कि these bacteria are special since they live in most harsh habitat। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं। कैसे है हार्श हैबिटेट? शाल्टी एरिया हैलोफिल्स में रहेंगे, हॉट स्प्रिंग थर्मोसिडोफिल्स। ये याद रखिएगा क्योंकि यहां से भी मैच द फॉलोइंग आया है कि शाल्टी एरिया, जो साल्टी एरिया है उसको थर्मोसिडोफिल्स कहेंगे, मेथनोजेंस कहेंगे या हैलोफिल्स कहेंगे। तो उसमें आपको टिक करना था, हैलोफिल्स करेंगे। तो इसको भी याद रखिएगा कि साल्टी एरिया को क्या बोला जा रहा है। शाल्टी एरिया में रह सकते हैं हैलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग में रहेंगे उनको थर्मोसिडोफिल्स बोलेंगे, मार्सी एरिया में रहेंगे तो उनको मेथनोजेंस बोलेंगे। ठीक है, 3 एरिया कौन कौन से मेंशन्ड है? शाल्टी, मेथनोजेंस और आपके थर्मोसिडोफिल्स। इसके बाद लिखा गया है कि आर्की बैक्टीरिया आर डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसीलिए मोस्ट हार्श हैबिटेट में भी ये सर्वाइव करते हैं। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, जो कि मैंने आपको बता दिया। मेथनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं लाइक काउ, बुफेलो, उनके जो गट होंगे वहां पे मेथनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, सच एज काउ एंड बुफेलो, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन एंड बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। जो इन एनिमल का डंग होता है यानी कि गोबर होता है, तो उससे एक बोला जाता है कि वहां से बायोगैस बनाई जाती है, मीथेन गैस बनाई जाती है। ठीक है, अब बात करो इस पूरे पैराग्राफ को रिवाइज कर लो। देखो आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं। अब एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट में कैसे रह पा रहे हैं? क्योंकि उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना है कि वो उनका सर्वाइवल उस हार्श हैबिटेट में पॉसिबल करा पाए। हार्श हैबिटेट को ऐसे कैसे? साल्टी एरिया उनको बोलेंगे हैलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग बोलेंगे थर्मोसिडोफिल्स, और एक आ जाएगा आपका मेथनोजेंस। ठीक है, मेथनोजेंस जो कि मार्शी एरियाज में रहेंगे यानी कि मेथनोजेंस। इसके बाद बोला गया कि जो मेथनोजेंस है, मेथनोजेंस कहां प्रेजेंट होंगे? मेथनोजेंस प्रेजेंट होते हैं रुमिनेंट एनिमल्स के गट में। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इतनी सी बात थी आपकी यहाँ पे। ठीक है, ये इतना यहाँ खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आएगा आपका यू बैक्टीरिया। अब बात की जा रही है यू बैक्टीरिया के बारे में। तो यू बैक्टीरिया क्या है? देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया कहा जा रहा है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। यू बैक्टीरिया का क्या होता है? रिजिड सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल है, इसलिए उनको यू बैक्टीरिया कहा गया। अगर मोटाइल होगा तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। जरूरी नहीं है कि फ्लैजिला प्रेजेंट हो, बट अगर मोटाइल है तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। द साइनोबैक्टीरिया, अब यहाँ पे एक एक बैक्टीरिया के बारे में बात किया जा रहा है। द साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए होता है, लाइक ग्रीन प्लांट, एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब देखो साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या बोला जा रहा है। साइनोबैक्टीरिया, अब आपको ना यहाँ पे पॉइंट्स आपको लिखते हुए चलो, इससे आपको चीजें क्लियर होंगी। देखो साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या बोला गया? साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए होता है, करेक्ट। कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। आपको साइड ऐसे लिखते हुए चलोगे तो आपको याद हो जाए कैसे होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर तो है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, ये सिर्फ हम आपको याद करने के लिए बता रहे। और कैसे हैं? फिलामेंटस है। ठीक है, और कैसे हैं? फिलामेंटस हैं, करेक्ट। फिर लिखा गया है फ्रेश वाटर, मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल एल्गा होते हैं। कैसे हैं? फ्रेश वाटर मेरीन मतलब हर जगह पाए जाएंगे, मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल हर जगह आपको पाए जा रहे हैं ये। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। कॉलोनी जो है वो जनरली किससे सराउंडेड है? जिलेटिनस शीथ से। कॉलोनीज, ये देखो जिलेटिनस शीथ, ये जो साइड साइड में दिख रहा है ना, यही आपकी जिलेटिनस शीथ है, म्यूसिलेजिनस शीथ जिसको बोला जा रहा है। हल्का हल्का डॉट 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 दिख रहा है ना, यही जिलेटिनस शीथ है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ब्लूम बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, और फिक्स यहाँ पे करते हैं। एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हेट्रोसिस्ट कहा जाता है, यहीं पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। फिर लिखा गया स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हो गया। नॉस्टॉक एंड एनाबिना एग्जांपल है। ये था फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। यू बैक्टीरिया में हम लोग क्या क्या देखेंगे? अब इन्होंने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बताएंगे और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप कौन है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कैसा है? उसमें क्लोरोफिल ए होता है, लाइक ग्रीन प्लांट। फ्रेश होता है, मेरीन होता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होगा, कॉलोनियल होगा, फिलामेंटस होगा। कैसा है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है, खत्म। पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ब्लूम बनाता है। कौन बनाता है? साइनोबैक्टीरिया बनाता है। साइनोबैक्टीरिया और क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। कहां पे? एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में जिसको हेट्रोसिस्ट कहा जाता है, वहीं पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एग्जांपल है नॉस्टॉक एंड एनाबिना। नॉस्टॉक एंड एनाबिना। इतना समझ में आ गया? एक बार वापस से देख लो, थोड़ा सा क्लीन कर दिया जाए।
देखो, इन्होंने ये बोला कि देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैरेक्टराइज्ड, किसकी बेसिस पे कैरेक्टराइज्ड है, क्योंकि उनके पास रिजिड सेल वॉल होती है। अगर मोटाइल है तो फ्लैजिला होगा। साइनोबैक्टीरिया, एक उनको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जा रहा है। क्लोरोफिल ए होता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। खत्म, इतनी बात समझ में आ गई। इसलिए कीमोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप का एग्जाम्पल क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आपके यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकते हैं। करेक्ट। फ्रेश वाटर होते हैं, मरीन हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। कॉलोनीज जनरली सराउंडेड होती है म्यूसिलेजिनस सीड से, ठीक है। ब्लूम बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में, जिसको बोला जाता है हेटेरोसिस्ट। एग्जांपल है नॉस्टॉक एंड एनाविना। खत्म, इतनी सी बात समझ में आ गई। साइनोबैक्टीरिया के बारे में एक बार मुझे बता दो। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं। क्लोरोफिल ए होता है लाइक ग्रीन प्लांट। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस होते हैं। फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल हर जगह पे प्रेजेंट होंगे और इनके सराउंडिंग में एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनस सीथ प्रेजेंट होता है। कुछ साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है हेटेरोसिस्ट। करेक्ट। एग्जांपल है नॉस्टॉक एनाविना। कैसा था साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप था। अब हम लोग बात करेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप की। किसकी, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप की। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, इन सबको ऑक्सीडाइज करेंगे। वहां से रिलीज होगी एनर्जी, नहीं, वहां से एनर्जी रिलीज होगी और जिसको एटीपी प्रोडक्शन में यूज कर लिया जाएगा। तो मतलब आपको क्या समझ में आया कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। वहां से निकलेगी एनर्जी, एनर्जी को यूज किया जाता है एटीपी प्रोडक्शन में। और इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है न्यूट्रिएंट के रिसाइकलिंग में, और कौन कौन से न्यूट्रिएंट के रिसाइकलिंग में, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। मतलब नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस एंड सल्फर, इनकी रिसाइकलिंग में भी किसका रोल होता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। अगर सवाल में ये पूछा जाए कि न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग कौन सा बैक्टीरिया कराता है, देन आंसर इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये बात हो गई फोटोसिंथेटिक की एंड कीमोसिंथेटिक की। अब हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा तो आपके हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं। तो अब देख लो, मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। सबसे ज्यादा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं और उसमें भी कौन से, डिकम्पोजर्स होते हैं। मेनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। बहुत ज्यादा बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन पे भी इंपैक्ट डालते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि दूध से दही बनाने में हेल्प करेंगे, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। मतलब बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही करेंगे, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ह्यूमन के लिए यूजफुल भी हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में, दही बनाने में, रूट्स में, क्या था, हाँ नाइट्रोजन फिक्स करते हैं लेग्यूम रूट में। इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिजीज कॉज करेंगे, लाइक डिजीज कॉज करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज करेंगे, फॉर एनिमल के लिए नुकसानदायक होते हैं, पेट्स के लिए नुकसान करते हैं। मतलब देखो सिंपल सी चीज है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि ह्यूमंस के ऊपर हार्मफुल इंपैक्ट डालते हैं। मतलब बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। करेक्ट। इसके बाद इन्होंने कुछ डिजीज का नाम लिखा गया है जो कि किससे कॉज होती है, बैक्टीरिया से। क्लोरेला करें, कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये सारे एक ऐसी डिजीज हैं जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है। बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस करता है फिजन से। बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय फिजन। कुछ टाइम पे अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक तो करेगा फिजन से, ठीक है, एक करेगा स्पोर के फॉर्मेशन से, ठीक है, और एक करता है डीएनए ट्रांसफर करके। डीएनए ट्रांसफर 3 टाइप का देखा। नॉर्मली बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है बाय फिजन, नॉर्मली बैक्टीरिया आपका रिप्रोड्यूस करेगा बाय फिजन। कुछ अनफेवरेबल कंडीशन अगर हुई तो स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद और किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है, प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर करके भी बैक्टीरिया आपका रिप्रोड्यूस करता है। डीएनए ट्रांसफर कैसे करेगा, फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया।
इसके बाद इन्होंने एक और ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया है, वो है आपका माइकोप्लाज्मा। कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास सेल वॉल ही नहीं प्रेजेंट है भाई, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं जो कि सर्वाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन के। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो कि सर्वाइव करेंगे विदाउट ऑक्सीजन। मिनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक एनिमल एंड प्लांट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से सवाल आता है और हर एक दूसरे साल में आ ही जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से बच जाएगा। तो माइकोप्लाज्मा में 3-4 लाइन है जो कि आपको पढ़ना है कि माइकोप्लाज्मा कैसी होती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करती है। करेक्ट। क्या माइकोप्लाज्मा कैसी है? माइकोप्लाज्मा कैसी है? कंप्लीट लैक होता है सेल वॉल का, सेल वॉल एब्सेंट है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है जो कि सर्वाइव करेगी विदाउट ऑक्सीजन। और माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होती है एनिमल्स एंड प्लांट में। टोटल 4 पॉइंट्स है। कौन कौन से? माइकोप्लाज्मा के लिए टोटल 4 पॉइंट, 4 ही तो पॉइंट थे ना। कौन कौन से? सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ठीक है, सर्वाइव करती है विदाउट ऑक्सीजन के, और क्या है? पैथोजेनिक होती है। पैथोजेनिक होती है किसके किसके लिए? एनिमल्स के लिए भी एंड प्लांट्स के लिए भी। करेक्ट। टोटल 4 पॉइंट है, इतना हो गया। अब यहां से स्टार्ट होगा आपका प्रोटिस्टा मोनेरा, आपका यहाँ पे खत्म हो गया। देखो अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि पूरा एक साथ लेक्चर लगा लो, ऐसा भी कर सकते हो कि मोनेरा तक अभी आपने पढ़ा, थोड़ा ब्रेक लो। ब्रेक मतलब पॉज करो वीडियो को, 10-15 मिनट अभी तक का जितना पढ़ा उतना एक बार रिवाइज कर लो। बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट तरीका। पूरा चैप्टर कर लोगे तो पोथी के जैसे इकट्ठा हो जाता है और कुछ याद नहीं रहता है। तो बेस्ट तरीका यही है, अभी तक जितना पढ़ा है उसको क्या करना है आपको, अभी तक जाओ, अब उतना रिवाइज कर लो, बाकी का इसके बाद पढ़ो। ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट होता है आपका प्रोटिस्टा। ठीक है, देखो ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं उनको हम लोग प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बट इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। व्हाट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट, की एक्चुअली एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट क्या होता है? टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। एक के साथ एक के लिए वो आपका प्लांट हो सकता है और एक के लिए एनिमल हो सकता है। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट। हम लोग प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स को पढ़ेंगे, डायनोप्लाज्लेट्स को पढ़ेंगे, यूग्लिनोइड्स को पढ़ेंगे, स्लाइमोइड्स को पढ़ेंगे और प्रोटोजोन्स को पढ़ेंगे। किसको किसको पढ़ेंगे? देखो क्राइसोफाइट्स को पढ़ेंगे, डायनोप्लाज्लेट्स को पढ़ेंगे, स्लाइमोइड्स को पढ़ेंगे, यूग्लिनोइड्स को पढ़ेंगे और प्रोटोजोन्स को पढ़ेंगे। टोटल 5 टाइप के हम लोग प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे पूरे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, देख लो। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरी एक्वाटिक, जो मेंबर्स होते हैं प्रोटिस्टा के प्राइमरी वो आपके एक्वाटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट एंड एनिमल्स एंड फंगस। लिंक आपको बनाता है प्लांट, एनिमल और फंगस के बीच में। बीइंग यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। आपका प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होता है, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है वो भी आपको प्रोटिस्टा में देखने को मिलेगा। कुछ के पास फ्लैजिला होंगे और सीलिया प्रेजेंट होंगे। जो आपके प्रोटिस्टा होते हैं एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सेल फ्यूजन होगा आपका एसेक्सुअल में और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा आपका सेक्सुअल में। अब हम लोग एक एक करके एक एक प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है आपका क्राइसोफाइट, बहुत फटाफट से खत्म हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहला आता है आपका क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में क्या होगा? दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम एंड गोल्डन एल्गी। क्राइसोफाइट में हम लोग 2 चीजें पढ़ते हैं, एक आएगा आपका डायटम, एक आएगा आपका गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को क्या बोला जा रहा है? डेस्माइट, मतलब डायटम और डेस्माइट्स के बारे में पढ़ेंगे। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन। ये फ्रेश वाटर में भी होंगे, मरीन वाटर में भी होंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं और पानी में पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं एज ए लाइक प्लैंकटन, ऐसे पानी में फ्लोट करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज्यादातर आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल, ठीक है, फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर। कुछ इस तरीके से सेल्स बना देती है। अब ये आपको देखने में सोप बॉक्स के जैसा लग रहा है, सोप बॉक्स ही क्या तो नहीं देखा है, ऐसे ही दिखता है बेटा, जाओ दुकान पे खरीद के लेकर और दिख जाएगा। ठीक है, डायटम्स की जो सेल वॉल होती हैं 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स बनाती हैं जो कि एक दूसरे में फिट हो जाती हैं लाइक अ सोप बॉक्स की जैसे फिट हो जाती हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, जो वॉल्स होती हैं वो सिलिका के साथ एम्बेडेड होती हैं, धसी हुई होती है। दस द वॉल आर इंडिस्ट्रक्टिबल, सिलिका प्रेजेंट होने की वजह से जो वॉल्स होती हैं उनको सॉरी
उनको इजिली ब्रेक नहीं किया जा सकता है। Thus diatoms have left behind a large amount of cell wall deposition in their habitat. इसलिए डायटम्स जब भी जो जहां पे भी आपको डायटम्स देखने को मिलेंगे, वो जहां से भी जाएंगे वो पीछे अपना ये सिलिका की जो सेल वॉल थी उसको छोड़ते हुए जाते हैं। ठीक है। सो अगर ये एक्यूमुलेशन होता जाएगा बिलियन ऑफ ईयर तक, तो वहां पे जिस चीज का फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। डायटमेशियस अर्थ क्योंकि आपको इंडेस्ट्रक्टिबल था, ब्रेक हुआ ही नहीं, इकट्ठा होता चला गया। रेत का टीला होता है ना, तो उसी तरीके से ये भी आपका इकट्ठा होता हुआ चला गया, इसलिए इसका बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। और ग्रिटी होने की मतलब दरदरा होने की वजह से इस सॉइल को यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में किसका यूज किया जाता है? देन आंसर इज आपका क्राइसोफाइट्स। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। अब इसमें से इंपॉर्टेंट लाइन एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो कि डायटम्स क्या होते हैं। ठीक है, डायटम्स क्राइसोफाइट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? क्लासिफाइट में हम लोग डायटम पढ़ते हैं और गोल्डन एल्गी पढ़ेंगे। क्राइसोफाइट्स में क्या क्या पढ़ेंगे? डायटम्स पढ़ेंगे और गोल्डन एल्गी पढ़ेंगे। करेक्ट। कैसे होते हैं ये? प्रेस वाटर में होंगे, मरीन दोनों में होंगे। पानी में माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पानी में पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, एज लाइक प्लैंकटन, पानी में पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं। इसके बाद मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक होंगे। डायटम्स की जो सेल वॉल होती हैं थिन ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर कर करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं जो कि दिखने में सोप बॉक्स के जैसा लगता है। और क्या लिखा गया है? सिलिका सेल वॉल में एम्बेडेड होती है, और सिलिका एम्बेडेड होने की वजह से जो सेल वॉल होती है वो इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, यानी कि ब्रेक नहीं होती है। और जहां पे भी डायटम्स होते हैं वहां पे एक्यूमुलेशन होता चला जाता है, एक्यूमुलेशन होता चला जाता है इनकी सेल वॉल का, फिर जहां जाएंगे पीछे छोड़ते हुए चले जाते हैं सिलिका, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्यूमुलेशन होता रहता है और बिलियन ऑफ ईयर तक एक्यूमुलेशन होने की वजह से वहां पे डायटमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है। और ग्रिटी होने की वजह से इसका यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में। और डायटम्स क्या होते हैं? ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सवाल आएगा जरूर। अब एक बात देखो, क्राइसोफाइट कैसा था? फ्रेश एंड मरीन दोनों था। क्राइसोफाइट के बाद आएगा आपका दो, एक आएगा डायनोफ्लैजिलेट, एक आएगा आपका यूग्लिनॉइड। तो क्राइसोफाइट कैसा था? फ्रेश मरीन दोनों था। डायनोफ्लैजिलेट को कर लो मरीन, यूग्लिनॉइड को कर लो फ्रेश। मैंने इसी तरीके से याद किया, इसलिए आपको बताना है। अब आया डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट देखो, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन। कैसे हैं? ज्यादातर मेराइन है। मेराइन और कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक। क्राइसोफाइटिक कैसा था? फोटोसिंथेटिक था। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। ठीक है, ये इतने कलर्स के हो सकते हैं, जैसा पिगमेंट होगा उनकी सेल में उस तरीके से ये होंगे। द सेल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन आउटर सरफेस। जो सेल होती है उसमें सेलुलोजिक प्लेट होती है आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। ज्यादातर में दो फ्लैजिला होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा और एक आपका ट्रांसवर्स होगा। ट्रांसवर्सली फोरो बनाता है वॉल प्लेट्स के बीच में। इसके बाद बोला गया कि जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होता है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जिसका एग्जांपल दिया गया गैनुलेक्स, ये क्या करते हैं? इनमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, और जब रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ जाते हैं, तो जो सी होती है समुंदर, वो आपका रेड दिखने लगेगा, रेड टाइड्स जिसको बोलते हैं। और वहां से टॉक्सिन रिलीज होगा बहुत ज्यादा अमाउंट में, और वो टॉक्सिन क्या करता है? अदर मरीन एनिमल्स को मार डालता है, लाइक फिशेस। तो डायनोफ्लैजिलेट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? डायनोफ्लैजिलेट में डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स आपके मरीन है, फोटोसिंथेटिक है, मरीन है, फोटोसिंथेटिक है। आपके येलो हो सकते हैं, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड कलर के हो सकते हैं, जैसा पिगमेंट होगा वैसे ही होंगे। इसके बाद इन्होंने ये बोला कि सेलुलोजिक प्लेट होती है, दो फ्लैजिला होगा, एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल है, एक फ्लैजिला आपका ट्रांसवर्स होगा। फिर इन्होंने क्या बोला? उसके बाद इन्होंने बोला कि जो रेड डायनोफ्लैजिलेट होगा उसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से सी रेड अपीयर होने लगती है, सी रेड अपीयर होने लगती है और बहुत सारा टॉक्सिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो दूसरे मरीन एनिमल्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं, लाइक फिशेस। इसके बाद है आपका यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स के बारे में इन्होंने ये लिखा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। कैसे हैं? फ्रेश वाटर है, स्थिर पानी में, रुके हुए पानी में, स्टैग्नेंट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है कि यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, पेलिकल प्रेजेंट होती है, जो कि बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट थी, यूग्लिनॉइड्स में क्या प्रेजेंट थी? यूग्लिनॉइड में पेलिकल प्रेजेंट है, पेलिकल प्रेजेंट है, प्रोटीन रिच लेयर जिसको पेलिकल बोला जाता है वो आपके यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट है। दो फ्लैजिला होते हैं, एक होगा शॉर्ट, एक होगा लॉन्ग, जबकि जो डायनोफ्लैजिलेट में फ्लैजिला थे, एक था लॉन्गिट्यूडनल, एक था आपका ट्रांसवर्स। फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट अगर सनलाइट नहीं है तो वो हेट्रोटॉप के जैसा बिहेव करते हैं। बट क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजिलेट दोनों ही आपके फोटोसिंथेटिक थे। अब आया आपके यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड में पहला तो सेलुलोज की लेयर ही नहीं है, प्रोटीन रिच लेयर है पेलिकल, और दूसरा ये है आपका फोटोसिंथेटिक तो होगा
फोटोसिंथेटिक है, सनलाइट है, फोटोसिंथेटिक है, बट अगर सनलाइट नहीं रहा तब ये फोटोसिंथेटिक के जैसा एक्ट नहीं करता है, तब ये हेटेरोटॉपिक के जैसा एक्ट करता है। बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, इसके बाद बोला गया कि पिगमेंट ऑफ यूग्लिनाइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। जो यूग्लिनॉइड्स के भी पिगमेंट होंगे वो भी प्लांट के पिगमेंट के जैसे ही होते हैं। तो अगर बात की जाए तो यूग्लिनॉइड में क्या क्या लिखा गया है, तो यूग्लिनॉइड में देखो सबसे पहली बात लिखी गई है, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होंगे, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद बोला गया कि इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, सेल वॉल की जगह पे प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल प्रेजेंट होती है, जो कि बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। दो फ्लैजिला, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। कैसा न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होता है जब तक सनलाइट प्रेजेंट है, बट अगर सनलाइट नहीं प्रेजेंट है तो बिहेव करेंगे एज अ हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और पिगमेंट वही पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि हायर प्लांट में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, वही पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं आपके यूग्लिनॉइड्स में। एग्जांपल दिया गया है यूग्लिना। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट क्या आएगा, स्लाइम मोल्ड्स। अब स्लाइम मोल्ड्स में ये लिखा गया है कि स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, सेप्टोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्टोफिटिक प्रोटिस्ट, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक का कॉन्सेप्ट ही अब खत्म। ऊपर के तीन क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, तीनों फोटोसिंथेटिक थे। यूग्लिनॉइड फोटोसिंथेटिक हेटेरोटॉपिक दोनों था। यूग्लिनॉइड स्लाइम मोल्ड्स कैसा होता है, स्लाइम मोल्ड्स सिर्फ आपका सेप्टोफिटिक होगा। बॉडी कैसे मूव करती है, अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, डिकेइंग ट्विग और लीव्स के जैसा मूव करती है ऑर्गेनिक मटेरियल को खा खा के। सुटेबल कंडीशंस में ये फ्रूटिंग बॉडी प्लाज्मोडियम बनाते हैं। जैसे सुटेबल कंडीशन रहेगा प्लाज्मोडियम बनाएंगे, प्लाज्मोडियम ग्रो कर जाता है सेवरल ओवर फीट तक। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है जिसके ऊपर आपके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो स्लाइम मोड्स में ये लिखा गया बेटा कि स्लाइम मोड्स कैसे होते हैं, सेप्टोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्टोफिटिक प्रोटिस्ट है, इनकी जो बॉडी होती है वो मूव करती है along decaying twigs और leaves, decaying twig और leaves के twig मतलब टहनियां होता है। ठीक है, जो टहनियां टूट रही हो, खराब हो, उन्हीं के साथ साथ ये मूव करते हैं। सुटेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेंगे, और जब सुटेबल कंडीशन नहीं रहेगी, प्लाज्मोडियम को फॉर्मेशन कर लिए, प्लाज्मोडियम सेवरल फीट तक बढ़ गया, बट जब अनसुटेबल कंडीशन आएगी, अनफेवरेबल कंडीशन में आती है, तब क्या करता है, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करके बनाता है फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ही आपके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ही आपके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो स्पोर्स हैं ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और सेवरल ईयर तक सर्वाइव करते हैं एडवर्स कंडीशन में भी। यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है। क्या लाइन लिखी गई है कि जो स्पोर्स है, स्पोर्स पॉजेसेस ट्रू वॉल्स, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं और जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती हैं और मेनी इयर्स तक सर्वाइव करती हैं, बहुत ज्यादा साल तक आपका सर्वाइव करती हैं इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्प्रेस्ड बाय एयर करंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतनी लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट है, फ्रूटिंग बॉडी पे। स्पोर्ट्स में ट्रू वॉल्स होती हैं, ठीक है, और ट्रू वॉल्स होती हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती हैं, बहुत ही ज्यादा सेवरल ईयर्स तक सर्वाइव कर जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। और स्पोर्ट्स किसके वजह से डिस्पर्स हो रहा है, एयर करंट की वजह से। अब आता है आपका प्रोटोजोन। अब क्या आता है आपका प्रोटोजोन। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा गया है कि ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोटॉपिक। सारे प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, हेटेरोटॉपिक होते हैं। कैसे रहेंगे, लिव एज प्रेडेटर, या तो प्रेडेटर के जैसे रहेंगे या पैरासाइट के जैसे रहते हैं। प्रेडेटर के जैसे भी रह सकते हैं और पैरासाइट के जैसे भी रह सकते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। ऐसा माना जाता है कि प्रोटोजोन्स प्रिमिटिव रिलेटिव्स थे किसके, एनिमल्स के। 4 ग्रुप के प्रोटोजोन्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर। ये ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और सॉइल में रहते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉल सीड को बोला जाता है। तो स्यूडोपोडिया किसमें प्रेजेंट होता है, अमीबा एंड एंटामीबा में। अमीबा में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से फूड अपना कैप्चर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया एज इन अमीबा। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिकल सेल्स ऑन देयर सरफेस। जो मरीन फॉर्म होते हैं एंटामीबा, उसके ऊपर, उसकी सेल के ऊपर सिलिका की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एग्जांपल दिया गया है एंटामीबा। और एंटामीबा कैसे रहते हैं, एज अ पैरासाइट। इसके बाद आता है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में देखो, या तो ये फ्री लिविंग रहेंगे या तो पैरासिटिक रहेंगे, या तो फ्री लिविंग या तो पैरासिटिक। और क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है तो फ्लैजिला तो प्रेजेंट होगा। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। जो पैरासिटिक फॉर्म होता है वो डिजीज कॉज करता है, जिसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल है आपका ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट आता है आपको सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड है, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होंगे। कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मूव करते हैं ऑर्गेनिज्म के साथ साथ, और सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म के साथ साथ ये भी मूव करते हैं। कैविटी जिसको गलेट कहते हैं, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, यही कैविटी है। इसके बाद इन्होंने ये बोला कि द coordinated movement of rows of cilia cause the water laden with food to be stirred in the gullet, स्टीर्ड इनटू द गलेट। जो सीलिया है, सीलिया में एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से जो फूड बाहर रहता है वो एक डायरेक्शन में मूवमेंट होने की वजह से उस कैविटी यानी कि गलेट में आ जाता है। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, पैरामीशियम। फिर स्पोरोजोवन है, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल। स्पोरोजोन में वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास इन्फेक्शियस, जिनकी लाइफ साइकिल होती है। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में बात किया जा रहा है। मलेरिया पैरासाइट विच कॉज मलेरिया, ए डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रहा है। ये सारी बात थी प्रोटोजोन के बारे में। प्रोटोजोन में भी किसके बारे में, प्रोटोजोन में कितने थे, 4। कौन कौन से, अमीबॉइड है, फ्लैजिलेटेड है, सिलिएटेड है और आपका स्पोरोजोन है। जो आपका अमीबॉइड था, अमीबॉइड में 2 एग्जांपल पढ़ा हम लोगों ने, स्यूडोपोडिया के बारे में पढ़ा और 2 एग्जांपल, कौन कौन सा, अंटामीबा और आपका अमीबा। फ्लैजिलेटेड में 1 पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ट्रिपैनोसोमा पढ़ा है, ट्रिपैनोसोमा पढ़ा है, करेक्ट। फ्लैजिला प्रेजेंटा, करेक्ट। उसके बाद आया सिलिएटेड। सिलिएटेड में कैविटी कौन सी थी, गलेट कैविटी थी। क्या एग्जाम्पल है सिलिएटेड में, पैरामीशियम था, गलेट कैविटी थी। सारे सीलिया एक डायरेक्शन में मूवमेंट करते थे, फूड को गलेट में लेकर के आके छोड़ देते थे। फिर आया आपका स्पोरोजोन। स्पोरोजोन में एग्जाम्पल क्या, लाइफ साइकिल कैसी होती है, इन्फेक्शियस होती है। एग्जाम्पल है आपका प्लाज्मोडियम, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन पे इंपैक्ट डालता है। यहाँ पे आपका प्रोटिस्टा भी खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फंगस। क्या स्टार्ट करेंगे, फंगस। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फंजाई। ओके, फंगस की अगर बात करें तो फंगस में क्या है कि पहली लाइन लिखी गई है कि द फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। मतलब फंगस में हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं, सारे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग फंगस में पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, सारे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग फंगस में पढ़ते हैं। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट। आपको फंगस के मार्फोलॉजी मतलब शेप एंड साइज में, और हैबिटेट मतलब जहां पे वो रहते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपको फंगस कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है। कई बार आपको फंगस मॉइस्ट ब्रेड में देखने को मिलेगा। रोटेन फ्रूट, सड़े हुए जो या खराब हो गए जो फ्रूट्स होते हैं, वहां पे आपको फंगस देखने को मिल सकता है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टूथ स्टोल्स आर ऑल्सो फंजाई। जो हम लोग मशरूम खाते हैं, ठीक है, जो हम लोग मशरूम खाते हैं, टूथ स्टोल खाते हैं, टूथ स्टोल भी आपका मशरूम के जैसा ही होता है, वो भी कुछ और नहीं है, वो भी आपका फंगस ही होता है। नेक्स्ट लाइन इन्होंने लिखा है कि व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स। जो हम लोग मस्टर्ड लीव्स के ऊपर व्हाइट स्पॉट देखते हैं, वो भी आपका पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। और वो पैरासिटिक फंगस कौन सा होता है, वो पैरासिटिक फंगस आपका होता है एल्ब्यूगो। ठीक है, यही एल्ब्यूगो के बारे में यहाँ पे बोला गया है। इसके बाद इन्होंने बताया, अब आपको देखो, अब आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है कि मशरूम टूथ स्टोल क्या है, फंगस है। व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ क्या है, फंगस है। कैसा फंगस है, पैरासिटिक फंगस है। ठीक है, इसके बाद लिखा गया है कि सम यूनिसेलुलर फंजाई वैसे तो आपके मल्टीसेलुलर होते हैं एक्सेप्ट वन एंड दैट इज ईस्ट। सम यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट का यूज किया जाता है ब्रेड और बियर बनाने में। और ईस्ट कैसा होता है, आपका यूनिसेलुलर फंजाई होता है। अदर फंजाई कॉज डिजीज इन जो बाकी के फंजाई होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट एंड एनिमल्स में। वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मतलब वीट रस्ट जो कॉज करता है वो कौन कॉज करता है, पक्सीनिया, वो भी आपका एक फंगस है। सम आर द सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स। देखो अब यहाँ पे इन्होंने किसका किसका नाम लिया, व्हाइट स्पॉट किसकी वजह से आ रहा है, व्हाइट स्पॉट मस्टर्ड लीव्स में एल्ब्यूगो की वजह से आ रहा है। एल्ब्यूगो क्या है, आपका एक फंगस है। पक्सीनिया क्या है, पक्सीनिया क्या है, जो कि आपका वीट रस्ट कॉज कर रहा है, वो भी आपका एक फंगस है। पेनिसिलियम जिससे एंटीबायोटिक बनती है, वो भी आपका एक फंगस ही है। इन्होंने क्या बोला, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल पक्सीनिया। इन्होंने अब जितनी भी चीजें लिखी है, एक बार आप उसको समराइज करो तो आपको क्या मिलेगा कि व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स, ये भी आपका क्या होता है, फंगस होता है, पैरासिटिक फंगस की वजह से है। फिर उन्होंने बोला कि जो ईस्ट है वो भी आपका फंगस है। ईस्ट क्या करता है, ब्रेड और बियर को बनाने में हेल्प करता है। फिर आया कि कुछ जो फंगस होते हैं वो प्लांट और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि व्हीट रस्ट जो कॉज करता है पक्सीनिया, वो भी आपका फंगस है। कुछ जो आपके फंगस होते हैं वो एंटीबायोटिक के सोर्स होते हैं, जैसे कि आपका पेनिसिलियम। यहां तक समझ में आ गया।
फिर नेक्स्ट लिखा गया है कि फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब कहीं पे भी रह सकते हैं। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल्स एंड प्लांट। मतलब फंजाई आपके मिट्टी में भी रहेंगे, पानी में भी रहेंगे, लैंड पे भी रहेंगे, प्लांट पे भी रहते हैं और एनिमल्स पे भी आपके फंगस देखने को मिलते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। कहां पे ग्रो करेंगे? ठंडी जगह पे नहीं ग्रो करेंगे। इसलिए जब भी कोई चीज हमारी खराब ना हो तो मम्मी क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है फ्रिज में रख दो ताकि फंगस ना आ जाए उस पे। तो कौन सी जगह चाहिए इन्हें ग्रो करने के लिए? थोड़ी गर्म जगह चाहिए, वार्म प्लेस चाहिए, ह्यूमिड प्लेस चाहिए, वहां पे फंगस आपके अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर टू प्रोटेक्ट देम from fungus? Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial और fungal infection, जिससे कि उसमें फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके, इसलिए हम लोग खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो अगर इस पूरे पैराग्राफ की बात करोगे तो पूरे में क्या क्या लिखा गया है तो देख लो। सबसे पहले क्या लिखा गया है, थोड़ा सा हम लोग नीट एंड क्लीन करते हुए चलते हैं। सबसे ऊपर पहली लाइन में क्या लिखा गया है कि सारे हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म आपके आते हैं फंगस में। सारे हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म आ गए फंगस में। कहां पे? मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में आपको ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मॉर्फोलॉजी एंड डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद इन्होंने ये बोला कि जो हम लोग मॉइस्ट ब्रेड और रूट एंड फ्रूट देखते हैं वो भी फंगस की वजह से होता है। मॉइस्ट ब्रेड पे और जो हमारे सड़े हुए फल होते हैं वो भी फंगस की वजह से होते हैं। जो कॉमन मशरूम हम लोग खाते हैं, जो टूथ स्टोल हम लोग खाते हैं वो भी आपके फंगस है। इसके बाद इन्होंने बोला कि व्हीट रस्ट, ठीक है, जो आपका व्हीट रस्ट कॉज होता है, व्हीट रस्ट कॉज करता है वो आपका पक्सिनिया कॉज करता है। व्हाइट स्पॉट मस्टर्ड लीव्स पे जो आपको दिखता है वो भी एक पैरासिटिक फंगस की वजह से दिखता है। व्हाइट स्पॉट मस्टर्ड लीव्स पे किसकी वजह से दिखता है? आपको फंगस की वजह से दिखता है। फंगस है आपका एल्ब्यूगो, पैरासिटिक फंगस होता है। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई के बारे में बात किया गया। यूनिसेलुलर फंजाई लाइक ईस्ट आपका क्या बनाने में हेल्प करेगा? ब्रेड और बियर बनाने में आपका हेल्प करता है। इसके बाद बोला गया कि कुछ फंगस डिजीज कॉज करते हैं प्लांट और एनिमल में। फिर बोला गया कि कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो कि सोर्स हैं, किसके सोर्स हैं? एंटीबायोटिक्स के सोर्स हैं। कौन से फंगस हैं? पेनिसिलियम। फिर इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट लाइन बताई और वो इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो फंगस होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब कहीं पे भी रह सकते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, लैंड में, एनिमल पे और प्लांट पे भी। फंगस को ग्रो करने के लिए वार्म और ह्यूमिड प्लेस चाहिए। कैसी जगह चाहिए उसको ग्रो करने के लिए? थोड़ी गर्म जगह चाहिए और ह्यूमिड प्लेस चाहिए। इसके बाद बोला गया, अब आपको समझ में आया कि रेफ्रिजरेटर में खाने को क्यों रखा जाता है, जिससे कि हम लोग खाने को खराब होने से बचा सकें, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से हम लोग खाने को प्रोटेक्ट कर सकें। इसलिए जब भी खाना बनता है तो उसे कहां रखा जाता है? रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। ये था आपका पहला पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है कि सारे फंगस आपके मल्टीसेलुलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट कैसा है? आपका यूनिसेलुलर फंगस होता है। फंगस आर फिलामेंटस, सारे फंगस आपके मल्टीसेलुलर फिलामेंटस है। सिर्फ आपका ईस्ट ऐसा होता है जो कि आपका यूनिसेलुलर है। दियर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हाइफा बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? हाइफी। फंगस का जो स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग होता है, थ्रेड लाइक होता है, फिलामेंटस होता है, जिसको हाइफी, जो फिलामेंट है उसको क्या बोला जा रहा है? हाइफी। जो नेटवर्क ऑफ हाइफी है उसको माइसीलियम कहते हैं। देखो ये है आपका एक हाइफी, ये आपका एक हाइफी है। जब यही कई सारे हाइफी बन जाते हैं, हाइफी का नेटवर्क बन गया, ये हो गया आपका माइसीलियम, ठीक है। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफी ऐसे होते हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक मतलब कई सारे न्यूक्लियस आपको दिख रहा है ना, तो इस तरीके के हाइफी को बोला जाता है सिनोसिटिक हाइफी। क्या बोलते हैं ऐसे हाइफी को? ऐसे हाइफी को बोला जाता है सिनोसिटिक हाइफी। सिनोसिटिक हाइफी या मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। कुछ हाइफी ऐसे होते हैं, ठीक है, जो जिनमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं क्रॉस वॉल्स पर, जैसे इस तरीके के, ठीक है। कुछ हाइफी ऐसे होंगे जिनमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे हाइफी को बोला जाता है सेप्टेट हाइफी। अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन दियर हाइफी। मतलब दो टाइप के हाइफी देखा गया। अगर आपको स्टार्टिंग से बताया जाए तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया बेटा, तो आप एक बात को समझो। इन्होंने बोला कि जो ईस्ट होता है, ईस्ट कैसा है आपका? ईस्ट आपका यूनिसेलुलर है। ईस्ट के अलावा जितने भी फंगस आप पढ़ोगे सारे फिलामेंटस होते हैं। अगर बात की जाए फंगस के बॉडी की, तो उनकी जो बॉडी होती है कैसी है? थ्रेड लाइक है, थ्रेड लाइक है, लॉन्ग है और फिलामेंटस है। थ्रेड लाइक, लॉन्ग, फिलामेंटस, ठीक है, करेक्ट। और जो थ्रेड लाइक लॉन्ग फिलामेंटस बॉडी है उसको बोलते हैं हाइफी, उसको बोलते हैं हाइफी, ठीक है। जब हाइफी के कई सारे
नेटवर्क, हाइफी के नेटवर्क को बोला जाता है माइसीलियम, हाइफी के नेटवर्क को बोला जा रहा है माइसीलियम। अगर हाइफी में कई सारे न्यूक्लिएटेड मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म जैसी कंडीशन देखने को मिले तो इसको बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी। ठीक है, ये है आपका सिनोसिटिक हाइफी। बट अगर आपको ऐसा देखने को मिले कि हाइफी में सेप्टा प्रेजेंट है, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफी, इसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। करेक्ट। सिनोसिटिक हाइफी मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। देखो आपको इसमें सेप्टा कहीं नहीं प्रेजेंट दिखेगा। जो आपका सिनोसिटिक हाइफी होता है इसमें सेप्टा कहीं प्रेजेंट नहीं दिख रहा है। सेप्टा तो आपको इसमें प्रेजेंट है ना, इसमें कहां सेप्टा प्रेजेंट है। तो जो आपका सिनोसिटिक हाइफी होता है उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, उसमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता है। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी, देयर सेल वॉल। इसके बाद इन्होंने ये बोला कि जो सेल वॉल होती है हाइफी की वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड की मिलकर बनी होती है। अब इसके बाद हाइफी के न्यूट्रिशन की बात की जा रही है कि हाइफी कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। मतलब जो मोस्ट फंगस होते हैं वो आपके कैसे हैं, हेटेरोट्रॉपिक हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक में भी कैसे, आपके हेटेरोट्रॉपिक में भी कैसे हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक में आपके सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब कैसे, जो कि एब्जॉर्ब करें सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को डेड सबस्ट्रेट से, मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मरे हुए सबस्ट्रेट से भी अपना खाना ले रहे हैं उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। और जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर उसको बोला जाता है पैरासाइट्स। मतलब जो आपके फंगस हैं वो आपके कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक कैसे, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लाइन आई, वो ये है कि कुछ ऐसे होते हैं दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोटेंस, मतलब सिम्बायोटेंस के जैसे भी वो आपके रहते हैं। सिम्बायोटेंट मतलब एसोसिएशन में। अगर फंगस का एसोसिएशन एल्गी के साथ दिख रहा है, अगर फंगस का एसोसिएशन आपको एल्गी के साथ दिख रहा है, अगर फंगस का एसोसिएशन आपको एल्गी के साथ दिख रहा है तो बोलेंगे लाइकेन। और अगर रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ हैं तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। मतलब एल्गी किसके जैसा रहता है, फंगस एज अ सिम्बायोटेंट भी रहता है। सिम्बायोटेंट अगर लाइकेन बोला जाएगा, अगर एल्गी के साथ रह रहा है तो सिम्बायोटेंट का नाम होगा लाइकेन, और अगर हायर प्लांट के रूट्स के साथ रह रहा है तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है। अब इसके बाद बोला गया कि जो रिप्रोडक्शन होता है फंगस में वो वेजिटेटिव से भी हो सकता है। वेजिटेटिव से होगा तो किसके किसके थ्रू होगा, फ्रैगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय स्पोर्स के थ्रू, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, oospore, ascospore और बेसिडियोस्पोर। जो वेरियस स्पोर्स होते हैं वो कहां बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी में। जो आपका माइसीलियम था ना, एरियल माइसीलियम, यहीं पे फ्रूटिंग बॉडी होता है, फ्रूटिंग बॉडी में ही आपके स्पोर्स बनते हैं। देखो तीन तरीके का रिप्रोडक्शन, ठीक है, तीन तरीके का रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव तीन टाइप से, फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग। फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग। एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू, कौन कौन से स्पोर, तीन स्पोर, कौन कौन से, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। जूस्पोर कैसा है, मोटाइल है। एसेक्सुअल भी तीन तरीके से, oospore, ascospore और बेसिडियो। oospore, ascospore, बेसिडियोस्पोर। तो स्पोर्स में कंफ्यूज मत होना। एसेक्सुअल किसके किसके थ्रू है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। सेक्सुअल किसके किसके थ्रू है, oospore, ascospore और बेसिडियोस्पोर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखो जो सेक्सुअल साइकिल होता है, सेक्सुअल साइकिल उसमें तीन स्टेप्स आएंगे। कौन कौन से, एक होगा प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी ठीक है, कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले जब वो फ्यूज करेगा तो सबसे पहले उसमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है। देखो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल या टू नॉन मोटाइल गैमेट। जब भी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो दो मोटाइल या दो नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में, उसको टर्म दिया जाता है प्लाज्मोगैमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले आएगा प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी, उसके बाद जाइगोट, मियोसिस होती है जाइगोट में, और फाइनली आपके हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। पहले होगा प्लाज्मोगैमी, पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करेगा। करेक्ट। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, फिर होगा उसको कहेंगे कैरियोगैमी। जब प्लाज्मोगैमी हो गया, फिर कैरियोगैमी हो गया, न्यूक्लियस फ्यूज कर दिया, अब क्या होगा, अब बन गया आपका जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में होगा मियोसिस एंड अल्टीमेटली आपके हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। जाइगोट में होगा, ये तीनों स्टेप्स याद रखिएगा कि पहले होता है आपका प्लाज्मोगैमी, फिर होता है कैरियोगैमी, उसके बाद जाइगोट में मियोसिस होकर के आपके हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। करेक्ट। अब इसके बाद देखो व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब भी कोई फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो दो हैप्लॉइड हाइफी, कंपैटिबल हाइफी पास आते हैं और एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं। देखो कोई भी, ठीक है, दो कंपैटिबल हैप्लॉइड हाइफी पास आएंगे और एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। ठीक है। अब जब वो फ्यूज करेंगे तो कुछ फंगस में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट कर देते हैं। कुछ में क्या करेंगे, इमीडिएटली आपके
हैप्लॉइड सेल्स बना देंगे। बट कुछ ऐसे फंगस होते हैं लाइक आपके कौन कौन से, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें एक आपको इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलेगी। मतलब तुरंत आपका डिप्लॉयड कंडीशन नहीं आती है, थोड़े टाइम तक रुकेगा, थोड़े टाइम तक आपको एक सेल में दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। डाइकैरियोन स्टेज जो है ना, मतलब एक सेल है उसमें दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, इसी को बोला जाता है डाइकैरियोन स्टेज। कैरियोन बेसिकली यूज किया जाता है न्यूक्लियस के लिए, मतलब एक सेल में दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, किसमें किसमें, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। फिर बोला गया अकर सच ए कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज। इस फेज को क्या बोला जाता है, डाइकैरियोफेज। एक बार आप देख लो कि जब फंगस रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, तब क्या होता है कि दो कंपैटिबल हाइफी एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे से फ्यूज करेंगे। नॉर्मल यही होता है, फ्यूज करके क्या बना दिए, डिप्लॉयड सेल बना दिए, करेक्ट। सम फंगस फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉयड सेल। हाउएवर इन अदर फंगस, कुछ अदर फंगस होते हैं लाइक एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें आपको एक इंटरविनिंग स्टेज दिखाई देगी। मतलब तुरंत वो फ्यूज करके डिप्लॉयड सेल, जैसे ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एन, ये एन, ये फ्यूज किया बना दिया 2n, ये हो गया आपका ये। बट कुछ ऐसे फंगस होते हैं जिसमें आपको फ्यूज करने के बाद आपको डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिलेगी, मतलब एक सेल में दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। एग्जांपल दिया गया एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, और इसको बोलते हैं डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस, बाद में द पैरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज, थोड़े टाइम रुकेगा, फिर वापस से फ्यूज करके डिप्लॉयड सेल बना देगा। लेटर द पैरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज एंड अदर सेल बिकम डिप्लॉयड, ठीक है। बस थोड़े टाइम के लिए आपकी डाइकैरियोटिक फेज आती है, किसमें आती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में आती है, और उसके बाद आपका हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके बाद ये बोला गया कि फंजाई 4 क्लासेस में फंगस को डिवाइड किया जाता है, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। अब किसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया जा रहा है, तो उसका बेसिस ये है कि मार्फोलॉजी क्या है माइसीलियम की, किस टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूटिंग बॉडी कैसी है, ठीक है, इसके बेसिस पे किंगडम फंजाई को वेरियस क्लासेस में डिफरेंशिएट किया गया है। याद रखिएगा बेसिस क्या क्या है, मार्फोलॉजी के, माइसीलियम के बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे और फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे, इन तीनों के बेसिस बना करके फंगस को फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला आता है आपका फाइकोमाइसिटीज। पहला क्या है, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो देखो, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज, जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं कैसे हैं, एक्वाटिक हैबिटेट के, कैसे हैं, ये डायग्राम एक भी मत छोड़ना बेटा, ठीक है, कैसे हैं, एक्वाटिक हैबिटेट्स के हैं। कहां होते हैं, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, मतलब प्लांट के साथ ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट में आपको मिलेंगे। और कहां मिलते हैं, डिकेइंग वुड, जो वुड सड़ रही है, गल रही है, आपको वहां पे भी फाइकोमाइसिटीज देखने को मिलेंगे, डैम्प प्लेसेस पे देखने को मिलेंगे, और प्लांट के ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, प्लांट के साथ साथ रहते हैं। माइसीलियम कैसा है, माइसीलियम एसेप्टेट होता है, ठीक है, सिर्फ फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम एसेप्टेट होगा, बाकी सबके माइसीलियम सेप्टेट होते हैं और ब्रांच्ड होंगे। माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट है, कोइनोसिटिक, सिनोसिटिक, सिनोसिटिक मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन। अब इसकी बात बोली जा रही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर, जूस्पोर था मोटाइल, और बाय एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर कैसा था, नॉन मोटाइल। अब आपको इसको पढ़ना कैसे है, देखो आपको बनाना है इस तरीके का चार्ट, आपको बनाना है इस तरीके का चार्ट। मैंने 3 का बनाया है, आप यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटीज का भी बना लेना। लिखो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एक भी चीज इससे आप ना भूलोगे ना कंफ्यूज होगे, ठीक है। एक्वाटिक हैबिटेट कहां पे, देखो फाइकोमाइसिटीज कहां रहता है, एक्वाटिक हैबिटेट है, डिकेइंग वुड पे रहता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। एस्कोमाइसिटीज कहां रहता है, पैरासिटिक होता है, डिकम्पोजर होता है, सेप्टोफिटिक होता है, कार्पोफिलस यानी कि डंग पे भी आपका ग्रो करता है। बेसिडियोमाइसिटीज आपका सॉइल और ट्री पे रहता है, और पैरासाइट होता है प्लांट का। स्पोर्स की बात करो, माइसीलियम देखो, माइसीलियम सिर्फ फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम आपका एसेप्टेट दिखेगा, सिनोसिटिक दिखेगा, बाकी सबके माइसीलियम आपके सेपरेट एंड ब्रांच्ड होते हैं। स्पोर्स की बात करोगे तो जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं उसका स्पोर जूस्पोर है और एप्लानोस्पोर है, और एसेक्सुअल स्पोर इंडोस्पोर है, मतलब जो फ्रूटिंग बॉडी में जो स्पोर्स प्रेजेंट थे वो कवर्ड है। कैसा स्पोर है, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। जूस्पोर होता है मोटाइल, एप्लानोस्पोर होता है नॉन मोटाइल। एस्कोमाइसिटीज में कूनिडिया होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट ही नहीं है। तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, आपको चार्ट बनाओगे ना तो आपका फंगस बिल्कुल गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा फंगस, ठीक है। देखो क्या बोला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द जूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है, जूस्पोर। जूस्पोर कैसा मोटाइल है, एप्लानोस्पोर कैसा है, नॉन मोटाइल है, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी गई है, और स्पोर्स कैसे होते हैं, इंडोजिनियसली
इंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? स्पोरेंजियम में, इंडोजीनियसली स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। जाइगोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो दो गैमेट के फ्यूजन से होता है। दीज गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, यानी कि आइसोगैमस भी हो सकते हैं और एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप के भी हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है। सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो, तीन एग्जांपल दिया गया, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। म्यूकर, राइजोपस क्या है? ब्रेड मोल्ड को राइजोपस कहा जा रहा है। एल्ब्यूगो या जो कि पैरासिटिक फंगस था मस्टर्ड की लीव्स पे, वो होता है आपका एल्ब्यूगो। तो अगर एक बार इसको समराइज करो तो फाइकोमाइसेटिस क्या है? फाइकोमाइसेटिस आपका एक्वाटिक हैबिटेट में रहता है, डिकेइंग वुड पे रहता है, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे रहता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है प्लांट का। सेप्ट और कैसा है इसका हाइफी? इसका हाइफी सिनोसिटिक होता है और आपका कैसा है? एसेप्टेट है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो स्पोर्स दिया गया है, एक है आपका जूस्पोर मोटाइल, ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल। इसके बाद बात किया गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस और ऊगैमस भी हो सकता है। तीन एग्जांपल, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। नेक्स्ट आता है आपका एस्कोमाइसेटिस। अब एस्कोमाइसेटिस क्या है? एस्कोमाइसेटिस को कॉमनली सैक फंगस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैक फंगस कहा जाता है। ठीक है, कैसे हैं? मल्टीसेलर हैं। एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम। और यूनिसेलुलर भी होते हैं। ईस्ट आपका एस्कोमाइसेटिस ही आता है। ईस्ट कैसा है आपका? एस्कोमाइसेटिस ही होता है। दे आर सैप्रोफिटिक भी है, डिकम्पोजर्स भी हैं, पैरासिटिक होते हैं और कार्पोफिलस। कैसे कैसे? सैप्रोफिटिक, कार्पोफिलस, डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, कार्पोफिलस मतलब डंक के ऊपर ग्रो कर रहा है। माइसीलियम सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। देखो, माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। नेक्स्ट देखो, द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होता है और एक्सोजीनियसली रिप्रोड्यूस होता है, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और माइसिलियम को कोनिडियो पोर बोला जाता है। कोनिडिया कहां प्रोड्यूस हो रहा है? कोनिडियो पोर के ऊपर। कोनिडियो जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स कैसे हैं? एस्कोस्पोर्स हैं, विच आर प्रोड्यूस इंडोजीनियसली। देखो यहाँ पे एक्सोजीनसली आपके एसेक्सुअल स्पोर हैं और जो आपके सेक्सुअल स्पोर है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? इंडोजीनियसली। कौन से स्पोर? एस्कोस्पोर्स। कहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? इन सैक लाइक एस्काई। सैक लाइक एस्काई पे प्रोड्यूस होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है। एसेक्सुअल स्पोर फाइकोमाइसेटिस में दो थे, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर। एस्कोमाइसेटिस में कोनिडिया सिंगल था और एसेक्सुअल स्पोर जाइगोस्पोर था। सेक्सुअल स्पोर जाइगोस्पोर था फाइकोमाइसेटिस में और एस्कोस्पोर था एस्कोमाइसेटिस में। एस्कस पे ग्रो करता है, इंडोजीनियसली ग्रो करता है। करेक्ट। इसके बाद बोला गया है कि एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। जो एस्काई है कहां पे अरेंज होते हैं? अलग अलग टाइप की फ्रूटिंग बॉडी पे अरेंज होते हैं और उस फ्रूटिंग बॉडी को बोला जा रहा है एस्कोकार्प। एग्जांपल दिया गया एस्परजिलस, क्लेवाइसेप्स और न्यूरोस्पोरा। एस्परजिलस, क्लेवाइसेप्स और न्यूरोस्पोरा। तो अगर बात करोगे कि एस्कोमाइसेटिस क्या क्या है, एक बार समराइज कर लो। एस्कोमाइसेटिस उसको सैक फंजाई कहा जाता है। सैक फंजाई कहा जाता है। इसमें आपके मल्टीसेलर भी आते हैं और आपका यूनिसेलर ईस्ट भी आ रहा है। मल्टीसेलर पेनिसिलियम सारे मल्टीसेलर आ जाते हैं और आपके ईस्ट भी आता है। कहां पे एस्कोमाइसेटिस पाया जाएगा? डिकम्पोजर्स होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, कार्पोफिलस होते हैं, डंक के ऊपर भी ग्रो करते हैं। इसके बाद बात की जा रही है सेप्टा की, सॉरी माइसिलियम की। माइसिलियम ब्रांच्ड है और आपका सेप्टेट है। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होता है जो कि कोनिडियोपोर के ऊपर जर्मिनेट होता है और कैसे जर्मिनेट होता है? एक्सोजीनियसली जर्मिनेट होता है। सेक्सुअल स्पोर कैसा है? सेक्सुअल स्पोर का नाम है एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर कहां पे जर्मिनेट कर रहा है? एस्कोकार्प के ऊपर। ठीक है, एस्कोकार्प के ऊपर जर्मिनेट करता है। कैसे? इंडोजीनियसली। एग्जाम्पल 3 एस्परजिलस, क्लेवाइसेप्स और न्यूरोस्पोरा। अब इसके बाद इन्होंने एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बोली है कि जो न्यूरोस्पोरा होता है, न्यूरोस्पोरा का यूज किया जाता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में। बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में जो मोलर और टफल्स होते हैं, मोलर और टफल्स जो कि ईडेबल होते हैं, वो भी आपके क्या कौन से होते हैं? आपके एस्कोमाइसेटिस में ही होते हैं। इसके बाद आता है आपका बेसिडियोमाइसेटिस। ठीक है, बेसिडियोमाइसेटिस में क्या है कि बेसिडियोमाइसेटिस में मशरूम्स आते हैं, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स भी आप इसको कह सकते हो। कहां पे ग्रो करता है? सॉइल में ग्रो करेगा, लॉग्स या ट्री स्टैम पे ग्रो करते हैं और लिविंग प्लांट बॉडी पे एज अ पैरासाइट रहते हैं। एग्जाम्पल है रस्ट एंड स्मट। एग्जाम्पल क्या है? रस्ट एंड स्मट्स। द माइसिलियम कैसा है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होगा। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो जनरली नहीं होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। एसेक्सुअल स्पोर नहीं होगा लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ two vegetative or somatic cells of different strains of genotype.
क्या बोला यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये बोला कि एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं होते हैं, बट फ्रेगमेंटेशन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, लेकिन प्लाज्मोगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी होती है। इसके बाद आया कि द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच इज अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। हम लोगों ने क्या देखा था, डाइकैरियोनिक स्टेज था ना, डाइकैरियोनिक स्टेज यहीं पे तो पाया जाएगा एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। तो डाइकैरियोटिक स्टेज आपको बेसिडियोमाइसिटीज में दिखता है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम और अल्टीमेटली 4 बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं। एट द एंड 4 बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं। ज्यादा आप कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी चीज है, आप एक बार आप चार्ट बना के देख लेना, आपको याद हो जाएगा, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सेक्स ऑर्गन पहले क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होगा बेसिडियोमाइसिटीज में। वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन से, करेक्ट। सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, बट प्लाज्मोगैमी होगी, डाइकैरियोन स्टेज होता है, कैरियोगैमी होगी, उसके बाद मियोसिस होता है। जब कैरियोगैमी और मियोसिस होता है तो उसके बाद 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, 4 बेसिडियोस्पोर्स, और चारों बेसिडियोस्पोर्स बने किसके ऊपर, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर। फ्रूटिंग बॉडी को बोला जाता है बेसिडियोकार्प। और ये जो चारों बेसिडियोस्पोर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एक्सोजीनियसली। यही चीज आपके बुक में लिखी गई है, जो कि आपको कर रही है, क्या कर रही है, कंफ्यूज कर रही है। कहां गया, ठीक है। Exogenously produced on the basidium. The basidia are arranged in fruiting body called basidiocarp. फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बेसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी का क्या नाम है, बेसिडियोकार्प। कितने बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं, 4 बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं। सिंपल सी चीज, एक बात समझो कि जो भी हम लोग मशरूम्स खाते हैं वो आते हैं आपके किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में। क्या है, कहते हैं ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल कहा जाता है, करेक्ट। माइसीलियम कैसा है, सेपरेट और ब्रांच्ड है, करेक्ट। सिंपल सी बात समझ में आ गई। इसके बाद इन्होंने ये बोला कि जो बेसिडियोमाइसिटीज होती हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, फ्रेगमेंटेशन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, फ्रेगमेंटेशन होता है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होगा। नहीं ये इसका नहीं है, हाँ सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। इसके बाद इन्होंने ये बोला कि यहाँ पे डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिलेगी, मतलब पहले प्लाज्मोगैमी होगी, फिर डाइकैरियोन स्टेज आएगी, उसके बाद मियोसिस हो जाता है, उसके बाद एट द एंड 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं एक्सोजीनियसली फ्रूटिंग बॉडी पे, और फ्रूटिंग बॉडी को बोला जाता है बेसिडियोकार्प। एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल क्या क्या दिया गया है, एग्जाम्पल है आपका रस्ट एंड स्मट, एगरिकस मशरूम, अस्टेल्गो स्मट एंड पक्सीनिया रस्ट, 3 एग्जाम्पल दिया गया है। अब आता है आपका ड्यूटेरियोमाइसिटीज। कॉमनली इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन। सिर्फ इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिला तब इसे ऊपर भेज दिया जाएगा, या तो इसको एस्कोमाइसिटीज में भेज दिया जाएगा या तो इसको बेसिडियोमाइसिटीज में भेज दिया जाएगा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैज बीन गिवन वन नेम and placed under deuteromycetes and the sexual stage another had placed another class। सिंपल सी चीज है, इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको सेक्सुअल फॉर्म मिलेगी तो या तो इसको एस्कोमाइसिटीज में रख दिया जाएगा या तो बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया जाएगा। फिर आया वंस परफेक्ट स्टेज, ये तो वही बात थी, उसको ऊपर भेज दिया जाएगा। द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन कोनिडिया। जब भी एसेक्सुअल स्पोर का नाम आ जाए तो उसको आप बोल देना क्या, कोनिडिया बोल देना, ठीक है। माइसीलियम कैसा है, सेपरेट एंड ब्रांच्ड है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट्स, कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि सेप्रोफाइट और पैरासाइट्स होते हैं, व्हाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। जो ज्यादातर नंबर्स हैं वो आपके डिकम्पोजर्स होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कॉलीट्राइकम। अब एक बार अगर आप मेरे साथ रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो। देखो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो फाइकोमाइसिटीज क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट होता है, डिकेइंग वुड पे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। एस्कोमाइसिटीज पैरासिटिक होते हैं, डीकंपोजर हैं, सेप्रोफिटिक हैं, और कार्पोफिलस भी इसको बोलते हैं, डंग के ऊपर आपके ग्रो करते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज सॉइल पे होंगे, ट्रीज पे होंगे, पैरासिटिक होंगे प्लांट पे। माइसीलियम की अगर बात करो तो फाइकोमाइसिटीज ही इकलौती क्लास है जिसका माइसीलियम सिनोसिटिक होता है, यानी कि एसेप्टेट होगा। बाकी तीनों का आपको सेप्टेट और ब्रांच्ड ही देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में जूस्पोर से होगा और एप्लानोस्पोर से। जूस्पोर मोटाइल, एप्लानोस्पोर आपका नॉन मोटाइल और इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होगा, कहां पे, कोनिडियोपोर पे। और बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, वेजिटेटिव होगा विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे फाइकोमाइसिटीज में तो आइसोगैमस, ओगैमस, एनाइसोगैमस, तीनों टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर का नाम है जाइगोस्पोर।
एस्को में स्पोर का नाम है एस्कोस्पोर, कहां प्रेजेंट होंगे? एस्कस पे। एस्कस कैसा होता है? सैक लाइक फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्क्रोकार्प। सेक्स ऑर्गन बेसिडियोमाइसिटीज में अब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, होती है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद आता है डाइकैरियोनिक स्टेज, उसके बाद होगा कैरियोगैमी एंड मियोसिस, एंड अल्टीमेटली फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प पे बन जाएंगे आपके 4 बेसिडियोस्पोर्स। कैसे? एक्सोजीनियसली। इतना था आपकी कहानी। उसके बाद आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसमें सिर्फ सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही हमें पता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? कोनिडिया से होगा। अगर सेक्सुअल फॉर्म मिलेगी तो हमें दूसरे क्लासेस में इसे मूव करना पड़ेगा। माइसीलियम कैसा है? सेप्टेट है और ब्रांच्ड है। कैसे होते हैं? सेप्रोफाइट, पैरासिटिक और डिकम्पोजर्स होते हैं। 3 एग्जांपल अल्टरनेलिया, कॉलीट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। यहाँ पे आपका फंगस हो गया खत्म। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका किंगडम प्लांटी। हालांकि प्लांटी इसमें बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं है, बट एक बार रिवाइज कर लो कि किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम प्लांटी में सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग। ठीक है, सबको प्लांट बोलेंगे। ए फ्यू मेंबर आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक। जितने ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो सारे प्लांट्स में होते हैं, बस कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। कुछ कैसे होते हैं? इंसेक्टिवोरस और पैरासाइट्स होते हैं। कैसे हैं? इंसेक्टिवोरस है, पैरासाइट्स। इंसेक्टिवोरस में 2 एग्जांपल दिया गया है, ब्लैडर वर्ट एंड फिनस फ्लाई ट्रैप, और पैरासाइट में है कैस्कटा। ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप किसका एग्जांपल है? इंसेक्टिवोरस प्लांट का, और कैस्कटा एग्जांपल होता है पैरासाइट का। करेक्ट। द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। बाकी चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे? कौन से चैप्टर में? प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं और सारे हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। करेक्ट। मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर अपने फूड के लिए। फूड को डाइजेस्ट करते हैं इंटरनल कैविटी में, और फूड जो रिजर्व फूड है वो होता है आपका ग्लाइकोजन या फैट, और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होता है होलोजोइक, मतलब फूड का इंजेक्शन करें, जितनी भी चीजें सब बॉडी के अंदर चल रही हैं। इसके बाद हम लोग बाकी चीजें पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम में डिफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। प्लांट में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि प्लांट आपके ऑटोट्रॉपिक होते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो कि हेटेरोट्रॉपिक हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं लाइक ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, और एक पैरासिटिक होता है, एग्जांपल है कैस्कटा। एनिमलिया में सारे ही आपके हेटेरोट्रॉपिक हैं। अब आता है आपका वायरस, वायरॉइड्स, प्रियन एंड लाइकेन। वायरस, वायरॉइड, प्रियन एंड लाइकेन। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जब हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, वहां पे लाइकेन्स के बारे में कोई नाम मेंशन नहीं था, और कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था, लाइक वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियंस। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर। यहाँ पे हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू नोन व्हाट इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस। जब भी हमें थोड़ा सा कुछ हम लोग फ्लू हो जाता है, वो हमारे वायरस की वजह से इफेक्ट होता है। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद और कंडीशन, अगर हम लोग इसके साथ एसोसिएट भी नहीं करें वायरस के साथ, तब भी हमें होने की पॉसिबिलिटी रहती है। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू लिविंग। वायरस ट्रू लिविंग नहीं होता है। जब भी वायरस आपका किसी भी होस्ट सेल के पास जाता है, होस्ट सेल के अंदर जाएगा, तब वो उसकी मशीनरी को ले लेता है और वहां पे रेप्लिकेट करता है। मतलब वायरस जब बॉडी के अंदर जाता है तब वो उसको एज अ लिविंग कंसीडर कर सकते हो, बट अगर वो बॉडी के बाहर है तब आप उसको ट्रूली लिविंग नहीं मान सकते हो। कैसा होता है? वायरस आपका नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है लिविंग सेल के बाहर। लिविंग सेल के बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद होता है थोड़ा सा खेल शुरू। देखो, वंस दे इन्फेक्ट सेल दे टेक ओवर द मशीनरी। जब भी वायरस किसी भी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो उस सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और उसके बाद वहां पर रेप्लिकेट करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे और होस्ट को अल्टीमेटली मार देंगे। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, वायरस का क्या नाम होता है? वेनम, या उसी को पॉइजनस फ्लूइड बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे डिमित्री इवानोवस्की, 1892 में इन्होंने सबसे पहले टोबैको मोज़ैक डिजीज को देखा था। और इन्होंने क्या देखा कि ये स्मॉलर है, बैक्टीरिया से भी छोटा है। इसका क्या मतलब है कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जा रहा है। तो डिमित्री इवानोवस्की ने क्या बोला 1892 में? इन्होंने ये बोला कि जो टोबैको में मोज़ैक डिजीज कॉज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? टोबैको मोज़ैक डिजीज किसकी वजह से हो रही है? वायरस की वजह से हो रही है। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा है क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जा रहा है। कौन बताया? डीजे इवानोवस्की में, ईयर था 1892। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था M.W. बेजरीनेक, और 1898 में इन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोग इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट किसी हेल्दी प्लांट के पास लेकर के जाएं, ठीक है, उसको इन्फेक्ट करें, तो उसमें भी डिजीज कॉज होने की पॉसिबिलिटी पूरी बढ़ जाती है। इन्होंने क्या बोला कि जो फ्लूइड है
फ्लूइड ही इन्फेक्शियस है। क्या बोला? कंटेजियम विवम फ्लूडियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। कौन बोला? एमडब्ल्यू ब्रेजिनेक। इसके बाद तीसरे साइंटिस्ट का नाम आया जिनका नाम था डब्ल्यू.एम. स्टैनले इन ईयर 1935। इन्होंने क्या बोला कि जो वायरस होता है, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। जो वायरस होता है वो क्रिस्टलाइज्ड होता है और जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। ये होस्ट सेल के बाहर इनर्ट होते हैं। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब एक बार तीनों साइंटिस्ट के बारे में वापस से देख लो। डीजी वानोस्की ने क्या बोला? मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको देखा उन्होंने और इन्होंने बोला कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी आपका वायरस पास हो जाता है। दैट मींस कि वायरस की साइज बैक्टीरिया से भी छोटी है। एनडब्ल्यू ब्रेजिनेक ने क्या बोला 1899 में? कंटेजियम विवम फ्लूडियम, मतलब फ्लूइड ही इन्फेक्शियस है। डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने क्या बोला कि वायरस क्रिस्टलाइज्ड होता है और जो क्रिस्टल्स होते हैं वो लार्जली प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात की गई है यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड की। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन तो होता है, प्रोटीन के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। और जेनेटिक मटेरियल या तो आपका आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। किसी वायरस के पास आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होता है। याद रखना, किसी भी वायरस के पास आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ए वायरस इज ए न्यूक्लियर प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। देखो वायरस कैसा होता है, यही लाइन यहाँ पे लिखी। वायरस में न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल कैसा है? इन्फेक्शियस है। करेक्ट। इन वायरस द इन्फेक्ट प्लांट हैव, अगर जो जनरल वायरस होते हैं जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं तो उनके पास या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। ठीक है, देखो जो आरएनए है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है। डीएनए कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। जो वायरस इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट, वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उसमें कैसा आरएनए या डीएनए होता है? उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल, उसके पास सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वायरस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। वायरस जो एनिमल को इफेक्ट करेगा उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसके बाद कोई भी ऐसा वायरस नहीं होगा जिसके पास आरएनए भी हो और आपका डीएनए भी हो। ठीक है, बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये है बैक्टीरियोफेज का डायग्राम, याद रखिएगा। ये है हेड, ये है कॉलर, ये है शीथ और नीचे है टेल फाइबर्स। डायग्राम से क्वेश्चन आया है, नीचे है टेल फाइबर्स। अब यहाँ पे बोला गया द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। जो प्रोटीन कोट है उसको बोलते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कई सारे सब यूनिट से, जिसको बोलते हैं कैप्सोमियर। कैप्सोमियर प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। कैप्सोमियर किसको प्रोटेक्ट करता है? न्यूक्लिक एसिड को। दिस कैप्सोमियर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। किस तरीके से अरेंज है? हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है। वायरस कॉज डिजीज, वायरस कौन कौन सी डिजीज करता है? मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। जो एड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो भी वायरस ही आपका कॉज करता है। इसके बाद आया कि इन प्लांट द सिम्टम कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन। अगर हम लोग प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट में हम लोग क्या क्या देखते हैं? प्लांट में हम लोग देखते हैं मोज़ेक फॉर्मेशन। प्लांट में हम लोग क्या क्या देखते हैं? मोज़ेक फॉर्मेशन हो रहा है, लीफ रोलिंग हो रही है, कर्लिंग हो रही है, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टैंड ग्रोथ। ये सारी चीजें किसकी वजह से होती हैं? सारी चीजें आपके वायरस की वजह से होती हैं। अब एक बार देख लो, यही इतनी चीजों में आपका ये पूरा घिच-पिच करके लिखा जो कि आपको नहीं समझ में आएगा। वायरस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियर प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। जेनेटिक मटेरियल या तो आपका सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, या आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। करेक्ट। न्यूक्लियर प्रोटीन क्या करता है? न्यूक्लियर प्रोटीन में प्रोटीन कोट होती है। प्रोटीन कोट को कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड किससे मिलकर बना है? कैप्सोमियर। कैप्सोमियर क्या है? छोटी छोटी सब यूनिट्स होती हैं और कैप्सोमियर ही है जो कि प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल कैसा है? या तो आरएनए या तो डीएनए, दोनों नहीं हो सकता। जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उसमें प्रेजेंट होता है आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करेगा उसमें प्रेजेंट होता है या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए। खत्म, इतना वायरस खत्म हो गया। अब स्टार्ट होगा आपका वायरॉइड। वायरॉइड इन 1971 टियोडाइनर डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था टियोडाइनर। उन्होंने 1971 में एक इन्फेक्शियस एजेंट खोजा, ठीक है, जिसका साइज वायरस से भी छोटा था और क्या कॉज कर रहा था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज कर रहा था और उसमें फ्री आरएनए मिला और कोई प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं थी।
हेंस इसलिए इसका नाम वायरॉइड दे दिया गया। जो आरएनए था वायरॉइड का, उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम था। कितनी चीजें पढ़ी सुनो। जो टियोडाइनर ने 1892 में, टियोडाइनर ने सॉरी 1971 में टियोडाइनर ने एक इन्फेक्शियस एजेंट खोजा जो कि वायरस से भी छोटा था। क्या कॉज कर रहा था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, उसमें क्या था? फ्री आरएनए था और प्रोटीन कोड एब्सेंट था। प्रोटीन कोड एब्सेंट था इसलिए इसका नाम वायरॉइड पड़ा। और आरएनए भी कैसा था? लो मॉलिक्यूलर वेट का था। ठीक है, इसके बाद प्रियन आया। प्रियन इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड। कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज मिले जिसको एक एजेंट कॉज कर रहा था, जिसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन देखने को मिली। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन देखने को मिली और इसका साइज वायरस के सिमिलर था। साइज वायरस के सिमिलर है। क्या होता है इसमें? इन्फेक्शियस क्या है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन इन्फेक्शियस होता है। दीज एजेंट वर कॉल्ड प्रियन। इस एजेंट को प्रियन बोला गया। मोस्ट नोटेबल जो डिजीज थी जो कि प्रियन कॉज कर रहा था वो था बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE, जिसको कॉमनली बोलते हैं मैड काउ डिजीज इन कैटल। और ये एनालॉगस होता है सीआर जैकब डिजीज के ह्यूमंस में। ठीक है, प्रियन के बारे में क्या है? इसमें इन्फेक्शन कौन कॉज करता है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है। डिजीज कौन कौन सी है? बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज जो कि कैटल में होगा। और अगर एनालॉगस बात किया जाए तो सीआर जैकब डिजीज जो कि ह्यूमंस में होता है। इसके बाद लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में बात की जा रही है। तो लाइकेंस क्या होता है? लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब दोनों का फायदा हो रहा है। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं फाइकोबायंट और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं माइकोबायंट। ठीक है, फंगल माइकोबायंट, एल्गल फाइकोबायंट विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। देखो, एल्गी और फंगस के बीच का एसोसिएशन है। एल्गल कंपोनेंट को बोलते हैं फाइकोबायंट और फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं मायोबायंट। करेक्ट। जो फाइकोबायंट है यानी कि जो एल्गल कंपोनेंट है वो होता है ऑटोट्रॉपिक और जो फंगल कंपोनेंट है वो तो हमें पता है हेटेरोट्रॉपिक होगा। ठीक है, एल्गी प्रोवाइड करेगी फूड फंगस को, क्योंकि कैसी है? ऑटोट्रॉपिक। एल्गी बना लेगी खाना खुद और फंगस को फूड प्रोवाइड करेगी। और जो फंगस है वो एल्गी को प्रोवाइड करता है शेल्टर, रहने की जगह प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्ब करता है मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड वाटर। ये सारी चीजें वो एल्गी को प्रोवाइड करता है। देखो क्या लिखा गया, एल्गी फूड प्रोवाइड करती है फंगस को और फंगस क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट, वाटर फॉर इट्स पार्टनर। और ये दोनों इतने ज्यादा क्लोज एसोसिएशन में होते हैं कि जब आप लाइकेन को देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म है, आपका एल्गी भी और आपका फंगस भी है। यही लाइन यहाँ पे लिखा गया है, सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वी वंस सा ए लाइकन इन नेचर, अगर हम लोग एक लाइकेन को देखते हैं नेचर में, वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। हम ये बता ही नहीं सकते कि एक लाइकेन में दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। लाइकेन्स आर ए वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन एक बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि जहां पे पॉल्यूशन होगा वहां पे लाइकेन्स ग्रो नहीं करते। लाइकेन्स डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर खत्म। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में जाकर के बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 3, दैट इज प्लांट किंगडम। आई थिंक ये चैप्टर चला होगा अपना अराउंड 1.5 घंटे के अराउंड। ठीक है, प्लांट किंगडम भी आपका अराउंड ऐसे ही चलेगा। ठीक है, बाकी फेब लास्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको एनसीईआरटी चाहिए, मेरी एनसीईआरटी चाहिए। वैसे ऐसा कुछ खास तो मैंने इसमें किया नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप ले सकते हो। आपको ये नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझे यहाँ पे बोल सकते हो। बाकी एनसीईआरटी खुद से कलर करो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप मुझे आके बोल सकते हो XYZ जो भी आपकी तकलीफ है जीवन में। अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। इसके बाद एक बार आप एनसीईआरटी रिवाइज कर लीजिएगा क्लास ओवर होने के बाद। उसके बाद पीवाईक्यू लगाइएगा, पहले पीवाईक्यू लगाइएगा और अराउंड 10 साल का पीवाईक्यू लगाइएगा चैप्टर वाइज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और धीरे धीरे आपका देखो, जब तक आप नहीं पढ़ते हो ना तब तक नहीं समझ में आता है। एक बार स्टार्ट करोगे ना, छोटे 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 गोल्स करते करते एक दिन आपका कब पूरा बायो कंप्लीट हो जाएगा आप खुद को भी नहीं पता चलेगा। बहुत बड़ी चीज मत देखिए। जब हम लोग खाना लेके बैठते हैं ना, अगर आप लोग ये सोचो ना कि अरे यार ये पूरा खाना कैसे खत्म होगा, एक बार में तो पूरा खाना उठा के मुंह में डालते नहीं हो, छोटे 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 बाइट लेते हो। ठीक है, छोटा छोटा निवाला होता है। एक स्पून खाओगे, 2 स्पून खाओगे, क्यों 2-2 स्पून करके खा रहे हो? एक बार में खा लो ना खाना। नहीं पॉसिबल एक बार में खाना खाना। हम लोग छोटा छोटा खाते हैं, 1 स्पून से खाएंगे, एक और खाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि छोटे छोटे गोल्स रखो, छोटे छोटे गोल्स रखो, उसको कंप्लीट करो, डेली उठो, डेली मेहनत करो। बहुत लंबा सोचो ही मत, एग्जाम का सोचो ही मत, जाने दो। आपको क्या आपके डिजाइन में होना चाहिए? मुझे रोज रोज उठना है, रोज उठ के मेहनत करना है, रोज पढ़ना है।
ठीक है, छोटे छोटे गोल्स को कंप्लीट करोगे, बड़ा गोल अपने आप आपको अचीव हो जाएगा। बाकी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।